नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्रप्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ को एकदम मस्त तरीके से धुआं कर देंगे, पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, 1 से 1.5 घंटा में आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का कंसेप्ट एकदम आपके खोपड़ी में घुस जाने वाला है। बशर्ते कुछ शर्तें हैं जो है कि एकदम देखिएगा, ध्यान से पूरा का पूरा देखिएगा, उसके साथ ही कॉपी पेन उठा करके जरूर बैठिएगा। जो चीज़ दिख जाए उसको नोट करना है, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। बात हुई नोट्स की ना, तो आप लोग बहुत कहते थे पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो कष्ट करके डिस्क्रिप्शन में जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ भी वहां पर दिलवा दिया गया है, अवेलेबल करवा दिया गया है, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो कमेंट वाले में। ठीक है, तो नोट्स का मैटर सॉल्व। लेकिन हाँ, अपने से कॉपी किताब उठा करके, कलम उठा करके पढ़ाई जरूर करिएगा, नहीं तो उसके बिना किसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज ये वीडियो के बाद आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब जो चैप्टर का नाम है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, है ना। इसमें दो चीज दिख रहा है, चैप्टर के नाम में ही दो चीज दिख रहा है हमको, एक तो राइटिंग और एक तो सिटी लाइफ। अभी हम इस पे आते हैं, अभी आपके चैप्टर पे हम आते हैं। हल्का सा आपको इसके पहले लेके चलते हैं, चैप्टर के पहले हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमैनिटीज क्लास 11th का हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। देखो, एक तो कंफर्म है कि 10 के पहले तुम सोशल साइंस पढ़े, हिस्ट्री तो पढ़े नहीं, है ना। अभी हिस्ट्री स्टार्ट किए हो तो स्टार्ट करने से पहले हाईली रिकमेंडेड है, चाहे तुम कौनो समय देख रहे हो, एग्जाम के पहले देख रहे हो, एग्जाम के बाद देख रहे हो, जो भी हुआ जस्ट समय भी देख रहे हो, ये दो वीडियोस आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगी चैनल पे, उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का एक पार्ट और इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का दूसरा पार्ट, ये दो पार्ट हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड है आपको। इसके बिना आप अपने क्लास 11th का जो है पढ़ाई का स्टार्टिंग मत करिएगा, क्योंकि उसके पहले आप उलझे हुए हैं। ये दो वीडियो देखने के बाद, एक 47 मिनट का है और एक 1 घंटे 20 मिनट का है। ये लगभग 2 घंटा आप जो देंगे, ये 2 घंटे के बाद आपका बहुत ही अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये जो चैप्टर्स है ना आपके हिस्ट्री के, आप उसको पकड़ लेंगे एकदम जीरो से। अच्छा, उसमें स्टार्ट किया गया था हल्का सा, बस 2 मिनट लेकर के आपको हल्का सा बस समझा देते हैं। उसमें कुछ नहीं, एकदम जीरो से स्टार्ट किए थे, फिर ब्रह्मांड बनाए थे, ब्रह्मांड बनाने के बाद जितने प्लैनेट्स वगैरह हैं उसको बनाए थे। इसके बाद अपने अर्थ को बनाया गया, अर्थ के बाद चंद्रमा को बनाया गया, चंद्रमा बनने के बाद अपनी जो अर्थ है वहां पर जिंदगी कैसे आई, लाइफ कैसे आई उसको देखे, लाइफ का इवोल्यूशन देखे। फिर देखा कि भैया बन्नर वगैरह स्टार्ट हो गए, सारे जानवर से, जीव जंतु से डायनासोर वगैरह बने, फिर क्या बनते गए इवोल्यूशन के बाद बंदर बनकर के आए, और फिर बंदर का पूरा इवोल्यूशन ह्यूमन बनने में। और जैसे ही ह्यूमन बन के स्टार्ट हो जाता है, आपको उन दोनों में बताया है कि आपका स्टोन एज स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों वीडियोस में आप जीरो से लेकर के ह्यूमन बनने तक का पूरा कहानी समझ गए हैं, जीरो से लेकर के ह्यूमन बनने तक का पूरा कहानी समझ गए हैं। और जिसका पार्ट 2 है, उसमें आप हिस्ट्री के पार्ट देखेंगे कि कहां प्री हिस्ट्री, कहां प्रोटो हिस्ट्री, मतलब जो तमाम तरीके का विश्लेषण है एक तरीके से, उसको ब्रीफली। तो हाईली रिकमेंडेड है, दोनों वीडियोस को देखिएगा। और अगर आप देख चुके हैं, अगर आप इस चीजों को देख लिए हैं, तो आपको तो इतना पता है ना कि पृथ्वी सब बना करके ह्यूमन बन करके रेडी हो गया था। इंसान बनने के बाद जीरो से, देखो 1 मिनट ध्यान से, अगर आप लोग इस वीडियो को देख करके आए तो आपको तो इतना पता होगा कि सारी चीजें जीरो से स्टार्ट हुई थी। जीरो से आने के बाद जब बंदर बन गए थे, तो उसके बनने के बाद जब फिर इंसान आपके बन गए थे, ठीक है, ह्यूमंस बन करके रेडी हो गए। और ह्यूमंस बनते ही कौन सा स्टेज, स्टोन एज स्टार्ट हो गया था आपका, है ना। स्टोन एज स्टार्ट हो गया था। स्टोन एज में आप लोग 3 पार्ट देखे थे। 3 पार्ट में क्या था कि एक जगह एग्रीकल्चर जो है कि करने लगा था इंसान। देखो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा जो पहले का वातावरण है, इंट्रोडक्शन है, वो करवा दे रहे हैं। देखो हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, यही आपका है। हम आपको बता दिए थे कि जो साउथ अफ्रीका है उसी को मानव देश की जो है मानव का पालना कहा जाता था, है ना, कि ह्यूमन यहीं पे इवोल्व हुए। ये देखो तुम्हारा साउथ अफ्रीका। अब इसमें तुमको दिक्कत हो रहा होगा, तो इस समय का मैप देख लो। देखो यहाँ पर साउथ अफ्रीका पर ह्यूमन इवोल्व हुए, इवोल्व होने के बाद हर जगह फैल गए। तो हर जगह फैल गए, अपना एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे थे, है ना, एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे थे, फिर सारे जगह चले गए। तो जब स्टार्टिंग में ह्यूमन कैसे थे, एकदम जानवर जैसे थे। कैसे थे? एकदम जानवर जैसे थे, एकदम जानवर जैसे। बस इनका क्या था, खाना बदोशते, किसी को भी मार करके खाना, बस इनका काम था। लेकिन फिर इनके जीवन में क्या आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, वो झगड़ा हुआ था। ये सारी चीजें वो 2 वीडियोस में हैं। ये सारी चीजें हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जो देख करके आए वो समझ रहा होगा। ये सारी चीजें वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, तो उसको इसीलिए बोल रहे हैं कि देखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से जब इंसान को भेंट हो गया, तो इंसान थोड़ा सा विकसित हुआ, दूसरों को मारना बंद किया,
खुद में पकाना खाना बंद स्टार्ट कर दिया। अब जब खुद से एग्रीकल्चर करने लगेगा तो इंसान को एक जगह रुकना पड़ेगा कि नहीं भाई? अरे एग्रीकल्चर इंसान के जीवन में बहुत ही तगड़ा रोल प्ले किया। पहले यही मनुष्य जो आप देख रहे हैं कहीं भी घूम के किसी को मार रहा है, काट रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कहीं भी भाग जाता था। भाई जो आप मैप देख रहे हैं ना, यहाँ एक जगह थोड़े ना टिक रहा है, बस छितराया हुआ है, कहीं भी जाता था, कहीं चला गया लंदन, कहीं चला गया, मतलब बस घूम रहा है, खा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसके जीवन में जो है एग्रीकल्चर आ गया तो भाई खेती लंदन से यहाँ तो कर नहीं लोगे ना, लंदन से बनारस में तो खेती चलेगी नहीं, बिहार में रहना ही पड़ेगा, जहाँ खेती करोगे वहीं रहना पड़ेगा। तो खेती की वजह से इंसान रुक गया। अब रुक गया तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ का जरूरत पड़ा और धीरे धीरे वो इन्वेंशन करता गया और विकसित होता गया। तो एग्रीकल्चर का बहुत ही तगड़ा प्रभाव है मनुष्य के जीवन में। अब जब एग्रीकल्चर करने लगा तो एक जगह रुकने लगा तो घर वर बनाया तो उसके बाद देखें कि भाई एक तो कुत्ता उत्ता पाल लिया, तो सब आपको बताए हैं। वो पालने के बाद जरूरत के हिसाब से अनाज होता था तो अनाज के लिए मट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया। जब मट्टी का बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया तो उसी से वहीं पर देखते हैं कि आग वगैरह का इन्वेंशन हो गया था, चक्का का इन्वेंशन हो गया था। तो ये सब मनुष्य जब कर रहा था, इसके साथ ही में जब थोड़ा सा विकसित हो गया, एक प्यार मोहब्बत उसके अंदर आ गई, तो क्या हुआ कि 100 लोग आकर के एक जगह बसने लगे। मनुष्य जब एग्रीकल्चर से भेंट हो गया तो वो रुकेगा एक जगह, और इसी रुकने के लिए वो क्या करने लगे, बसने लगे। बसने का मतलब समझते हो ना, 10 लोग अभी जाकर के कोनो जगह पे बस गए तो उसको कहेंगे कि ये फलाने लोग हैं। जैसे कि कुछ लोग आकर के बनारस में बस गए तो उसको बनारसी लोग कहने लगते हैं, कुछ लोग आकर के बिहार में बस गए तो उसको लोग बिहारी कहने लगते हैं, है कि नहीं? तो सिंपल सा कहीं जाकर के कुछ लोग बस जा रहे हैं तो उसी को कहते हैं बसना, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं आपका सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं सभ्यता, वही सिविलाइजेशन को। और आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी के रिलेटेड है कि जब मनुष्य देखो ऐसा था, उसके जीवन में एग्रीकल्चर आ गया और एग्रीकल्चर की वजह से उसमें बहुत प्रभाव पड़े, ये लोग एक जगह मिल करके रहने लगे, और जब मिल करके रहने लगे तो शहरीकरण होने लगा, यानी कि आपका सिविलाइजेशन होने लगा, सिटी लाइफ देखने को मिलती है। और यहां तक देखो, ये एग्रीकल्चर तक का तो आपको वो दोनों वीडियो में बता दिए हैं, और ये जो आकर के आप बस रहे हैं ना, ये जो आकर के आप बस रहे हैं, इस चैप्टर में आप वो पढ़ने वाले हैं कि मनुष्य जब आकर के एक जगह बसने लगता है तो उसका सिटी लाइफ कैसा होता है। और सबसे पहले मनुष्य जहां बसे, ये देखो, ये जो मैप है ना, यहां से मनुष्य निकलने के बाद ये रहा आपका इराक वाला एरिया। आज के समय में जो इराक आप देखते हैं ना, ये रहा, देखो यहाँ पर, जहां पर मेरा उंगली है वहां पर इराक है। इधर से निकलने के बाद वहां पर जाकर के मनुष्य बस जाता है। और वहां पर क्यों बसता है, कैसे बसता है, क्या करता है, ये सब आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं राइटिंग एंड सिटी लाइफ में। अब जब बस गया मनुष्य तो उसको लिखने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो लिखने का भी इन्वेंशन करता है। बस इतना ही आप चैप्टर पढ़ लेंगे ना, आपका चैप्टर खत्म हो जाने वाला है। तो आइए फटाफट से अपने चैप्टर की तरफ करते हैं। इंट्रोडक्शन आपका कुछ इसी हिसाब से था कि मनुष्य ऐसा था, एग्रीकल्चर आने की वजह से एकदम बदल गया, एक जगह मिल करके रहने लगा, जब रहने लगा तो सिविलाइजेशन हो गया। और जो सबसे पहली सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, मेसोपोटामिया की। अभी हम इस पे आते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ ना कि अब रहने लगा, एक जगह बसने लगा, तो इसी के ऊपर ये पूरा आपका चैप्टर होने वाला है कि मनुष्य कैसे बसा, कहां बसा, और जहां बसा वहां का वातावरण कैसा था, वहां पर लोग कैसे रहते थे, वहां पर काम क्या क्या होता था। यही आपका पोजीशन है सिटी लाइफ वाला इस चैप्टर में। आप वही सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इस जो चैप्टर है आपका सिटी लाइफ। और दूसरा जो पहलू है आपका राइटिंग वाला, उसमें आप देखेंगे कि मनुष्य जो है राइटिंग का आविष्कार कर लेता है। जब राइटिंग का आविष्कार कर लेता है तो उसी पे उसको आगे कैसे कैसे बढ़ने वाला है। तो इस चैप्टर में बस आप 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो सिटी लाइफ, एक तो राइटिंग। सिटी लाइफ कौन सा सिटी लाइफ, जहां पर लगा करके बस गए उसका कहानी, और दूसरा राइटिंग का कहानी, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे कि बात किया गया एग्रीकल्चर आने के बाद, सबसे भाई मेन जो पहलू है आदमी के जीवन में वो तो एग्रीकल्चर था, है ना। सारी चीजें तो एग्रीकल्चर से ही हो रही हैं, एग्रीकल्चर ही मेन रोल यहाँ पर जो है प्ले कर रहा था। तो एग्रीकल्चर करने के बाद ही मनुष्य थोड़ा सा बदला, एक जगह आकर के बसने लगा। तो अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आपके जीरो से। एग्रीकल्चर करने के लिए पानी की जरूरत है कि नहीं, एक कॉमन सेंस की बात है। एग्रीकल्चर को करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। अब आप खेती करते हैं और आपको कहीं कहा जाए कि आप जाकर के एक जगह बसिए, आपको कहीं बसना होगा। आज के समय में सबसे जरूरी चीज क्या है, पानी, है कि नहीं। आदमी चंद्रमा पे पानी ढूंढ रहा है, सारे जगहों पे पानी ढूंढ रहा है, जहां पानी मिल जाएगा वहां बस जाएंगे। ये कुछ हाल है। सपोज करिए आपके धरती पे आपको कहीं खदेड़ दिया गया, तो आप कहीं वहां जाकर के बसेंगे ना, जहां खेती वेती कर सकें, पानी वानी का व्यवस्था सही हो। तो सेम सिस्टम उस समय भी हुआ।
लोग वहां जाकर के बसे जहां पर पानी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था था, खेती करने के लिए बहुत ही हरियाली टाइप की जमीन थी, फर्टिलाइज जो है जमीन थी, ताकि एकदम फर्टाइल वाला स्थिति हो, एकदम आराम से खेती उपजी हो सके, उपजाया जा सके। कॉमन सेंस की बात है। क्यों है ये सब? एग्रीकल्चर की वजह से। जब एग्रीकल्चर आपका रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है तो एग्रीकल्चर को क्या चाहिए भाई? एक तो फर्टाइल लैंड चाहिए, है ना, एकदम पूरा फर्टाइल लैंड चाहिए, एकदम पूरा फर्टाइल लैंड के अलावा दूसरी चीज क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना। ये अरे भाई एग्रीकल्चर करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एक तो एकदम जमीन मस्त होना चाहिए और दूसरा चीज क्या है कि एकदम जो पानी वगैरह का व्यवस्था होना चाहिए। तो आप वहीं जाकर के बसेंगे जहां पर ये दोनों चीज बढ़िया हो। तो अब देखो ये जो स्थिति है, ये आप मैप देख रहे हैं ना, यहाँ आदमी जन्म जो साउथ अफ्रीका को कहा जाता है मानव देश का पालना, इसके बाद आगे बढ़े तो यही वाला पोजीशन है जहां पर लोग आकर के बस रहे हैं। यही वाले पोजीशन को अगर हम इसे जूम करें तो देखो यहाँ पर ये जो मैप दिख रहा है इस प्रकार का आ गया। ये वो जगह है, ये दो नदियां दिख रही हैं आपको, ये एक दो नदियां यहां पर, और इसी के बीच में एक जो जगह था वो जगह था मेसोपोटामिया, है ना। अगर जैसे कि हम आपका बात कर रहे हैं कि आप एक जगह आकर के बसेंगे तो आप कहां बसेंगे भाई? आपका एग्रीकल्चर आपके जीवन में आ गया है तो एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर के लिए दो चीज बहुत एकदम मस्त है, एक तो फर्टाइल लैंड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज कहां पर मिल गया आपको? यहां मेसोपोटामिया में मिल गया। मेसोपोटामिया की स्थिति कुछ इस प्रकार से है मैप में कि ये रहा दो ठो, ये ऐसे एक नदी आई है और बीच में ये पूरा का पूरा आपका मेसोपोटामिया बसा हुआ है। समझ रहे हैं ना? देखिए ये आपकी दो नदी यहां पर आपको दिख रहा है, एक नदी का नाम टिग्रिस है और दूसरे नदी का नाम यूफ्रेट्स है। तो भैया आप एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर आपके जीवन में आ गया है, तो आप जाकर के बसेंगे एक जगह, तो आप जगह देख करके ना बसिएगा, कहीं भी बच जाओगे क्यों को नाम है दे दो हम बसेंगे, नहीं ना। पानी की जरूरत होगी, जहां पानी है, जहां पर जमीन वैसी है कि बंजर जमीन में जाकर के बस जाओगे, नहीं ना, तब तो कहोगे नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, हम तो यहाँ बढ़िया वाले जगह पे कटेंगे जहाँ हरियाली हरियाली हो। तो सेम सिस्टम ये जो मेसोपोटामिया जगह है ये बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर एक नदी इसके इस साइड से बह रही है, एक नदी इसके इस साइड से बह रही है। ये वाली नदी का नाम आपके क्या है? टिग्रिस। ये वाली नदी का नाम क्या है? टिग्रिस। और इधर इस साइड जो नदी है इसका नाम है यूफ्रेट्स। ठीक है, दो नदियों के बीच का ये एक जमीन है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। अब आप बात को जान करके भी एकदम हैरान खाएंगे कि जो मेसोपोटामिया नाम है ना, इसी का मतलब होता है दोनों जमीन के बीच वाला, दो पानी के दो नदियों के बीच का जगह जो है, इसी को मेसोपोटामिया हम लोग कहते हैं। अभी हम लोग उस पर आते हैं। तो बात हो रहा था एग्रीकल्चर का कि हमको एग्रीकल्चर आ गया हमारे जीवन में, हम एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। बात हो रही है बसने की, क्योंकि मनुष्य अब तो बसेगा, और कहां बसेगा? वो उस जगह बसेगा जहां पर फर्टाइल लैंड हो और पानी का दिक्कत ना हो। तो हमने एक एरिया निकाला कि यहाँ पर भाई टिग्रिस नदी भी है, यूफ्रेट्स नदी भी है, और पूरा देख रहे हो कि हरा 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 हरा, देख लो जितना हरा हरा दिख रहा है ना मैप में, ये सब हरियाली वाला जगह है जहां पर खेती हो सकता है। तो मनुष्य आकर के सबसे पहले कहां बसता है? मेसोपोटामिया में बसता है। और बसने का अगर हम बात कर लें तो बसने का क्या मतलब होता है? सिविलाइजेशन। क्या होता है? सिविलाइजेशन। तो सबसे पहला सिविलाइजेशन, सबसे पहले जगह पर सिविलाइज मनुष्य कहां हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। बात ध्यान रखिएगा, कहां हुआ? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया नाम का जो शहर है, मेसोपोटामिया नाम का जो जगह है, वहां पर जाकर के मनुष्य बसता है। और इसी कहानी को आप इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं। एक जो सिटी है यहाँ पर आपकी, जो मेन सिटी है यहाँ पर आपकी, ये वही मेसोपोटामिया वाले की बात हो रहा है। यही मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे लोग रह रहे हैं, कैसा वातावरण है, कैसे क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? एकदम पहले तो जीरो था मनुष्य, है कि नहीं? फिर स्टोन एज में कूद गया था, स्टोन एज के बाद एग्रीकल्चर सीख लिया। तो भाई एग्रीकल्चर के बाद उसको बसना है, बसने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो हरा भरा जमीन चाहिए, एक तो पानी चाहिए। तो एक एरिया ऐसा हमको देखने में मिल गया कि हरियाली भी भरी हुई है और दो ठो नदी भी आई हुई है, इसी के बीच में हम जाकर के बस गए, और जहां बसे उसी को नाम दे दिए मेसोपोटामिया। तो शहर मिल गया ना? क्या मिल गया? शहर हमें मिल गया। शहर का नाम है मेसोपोटामिया, जहां पर लोग आकर के बसे। अब हम लोग मेसोपोटामिया के उधर बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का एरिया आप देख लिए हैं, पानी किनारे किनारे हरी भरी जमीन, जो कि खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मनुष्य यहाँ पर आकर के बस जाता है, और बस जाता है तो सिविलाइजेशन, और हिस्ट्री में हमको सिविलाइजेशन पढ़ना होता है तो हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में अच्छे तरीके से। अच्छा अब भाई लोग तो बहुत जगह बसे हैं, कोनो बनारस में बस रहे हैं, तो कोनो इधर आजमगढ़ में भी बस गए, कोनो इधर बिहार पटना में भी बस गए,
कोई और कोनो बगल में आरा में बस गए, तो भैया हर जगह का सिविलाइजेशन नहीं ना पढ़ रहे हो, कहीं कहीं का पढ़ रहे हो, मेन पढ़ रहे हो, तो कुछ कारण होगा। मेसोपोटामिया का आदमी इसलिए पढ़ता है, एक तो वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे पहली वाली, और उसके बाद दूसरी चीज आदमी इसलिए वहां पढ़ता है कि वहां पर काफी तगड़ी तगड़ी चीजें वहां पर जो है पाई गई हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, इन्वेंशन वहां पर बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये सब काफी वहां पर सबूत वबूत मिला, जिसकी वजह से हमें मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ता है, और ये एक बहुत ही मेन रोल निभाती है आपके हिस्ट्री में। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, मेसोपोटामिया की तरफ बढ़ते हैं। सिटी में कोई क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं हुआ, देखे ना कहां बसेंगे, जहां पानी और जमीन की व्यवस्था हो। अब देखो, अब जानते हो कि नहीं, एकदम मनुष्य भाई एग्रीकल्चर जब इसके जीवन में आ गया तो वो तो बसने लगा, अब बस रहा है, तो देखो यही शहरीकरण हो रहा है, यही शहरीकरण हो रहा है। अब जहां शहरीकरण होगा, इस पूरे चैप्टर का भी इंट्रो पार्ट चल रहा है, चैप्टर का इंट्रो पार्ट चल रहा है, फिर मत बोलना कि दिस इज स्टार्ट फ्रॉम दिस टाइम, इस टाइम पर उस टाइम मत दे देना कमेंट में, ठीक है। देखो जरूरी है ना। अब यहाँ पर जो सिटी लाइफ स्टार्ट हो रहा है, तो लोग यहाँ पर रहेंगे, और जहां 10 लोग रहेंगे वहां कोनो काबिल बनेंगे, किसी का जरूरत होगा तो जरूरत पूरा किया जाएगा, अपने पास कुछ है तो किसी को दोगे, किसी से लोगे, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, कुछ लेन देन होगा, कुछ काम होगा, कुछ सर्विसेज होंगी, सारी चीजें जो देना लेना होता है कि नहीं भाई। आप कहीं जाकर के बस गए तो पहले दिन, जैसे कि आप कहीं जाकर के रूम लिए, तो पहले दिन तो अजनबी बने रहेंगे, फिर दूसरे दिन किराए जो बगल वाला होगा उससे बोलेंगे कि अरे कुछ दे दीजिए, है ना, कुछ लेने मांगने चले गए, कह रहे आपके पास ये है क्या, आपके पास चीनी है क्या, आपके पास गुड़ है क्या, मांगने चले जाओगे। और जहाँ एक दिन वो तुम मांगने गए, दूसरे दिन वो डक्चा लेकर के पहुंच गई, अरे आपके पास चावल गेहूं है तो दे दीजिए, भूख लगा है, ऐसा हाल हो जाएगा। तो होने लगता है भाई एक दूसरे का जरूरत है, इंसान का जरूरत है, तो कोई इंसान ही पूरा करेगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई बसने की, और बसे कहाँ पर आकर के, मेसोपोटामिया में बसे। ये कहानी बसने की, बसे कहाँ पर, मेसोपोटामिया में। यहाँ पर क्यों बसे, एक तो 2 नदी और हरियाली, नदी कौन सी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इस पे ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग अपने चैप्टर के उधर बढ़ते हैं। नाम है हमारा क्या, मेसोपोटामिया। क्या नाम है, मेसोपोटामिया। अच्छा, क्या यही वो मेसोपोटामिया है कि नहीं है? यही वो मेसोपोटामिया है। इधर एक नदी टिग्रिस, इधर एक नदी यूफ्रेट्स। अब देखो, जो शहर में बसा गया है, जो एरिया में बसा गया, उसका नाम है मेसोपोटामिया। और नाम का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या इसमें आपको 2 चीज नहीं दिख रहा है, एक तो मेसो और एक तो पोटामिया वाला बात। यही आपका मैप में देखिए, यही वो मेसोपोटामिया है, और यहां पर देखिए ये वाला भी मेसोपोटामिया, ये वाला जो एरिया पूरा दिख रहा है कि नहीं। अब जो नाम है इसका मेसोपोटामिया, इसमें 2 चीज है। एक है मेसो, जिसका मतलब होता है बिटवीन और इन द मिडिल ऑफ, बस, अरे सिंपल से यार, मेसोपोटामिया, मेसो मतलब बिटवीन, यानी कि दो चीज के बीच में होगा। और किसके बीच में होगा, पोटामिया मतलब होता है रिवर। यानी कि यहां पर देखिए 2 चीज हम देख रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया है, इसमें मेसो का मतलब है बिटवीन। क्या मतलब है, बिटवीन। किसके बिटवीन होगा, बिटवीन मतलब बीच में है, किसके बीच में है, तो पोटामिया का क्या मतलब है, नदी, यानी कि ये 2 नदियों के बीच में है, 2 नदियों के बीच में है। नदियों के बीच में बसा हुआ शहर जो भी जगह है उसका नाम है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया को हम देख रहे हैं, और वो 2 नदियां कौन सी हैं, एक नदी का नाम टिग्रिस है और दूसरी नदी का नाम यूफ्रेट्स है। तो पहला चीज क्लियर हो गया कि मेसो मतलब बिटवीन और इन द मिडिल ऑफ, और पोटामिया मतलब क्या, पोटामिया मतलब आपका जो हो गया वो रिवर हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत है इस बात में, अरे क्या मेसोपोटामिया मतलब 2 नदी के बीच का जगह। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया जो है कहां पर स्थित है, मैप देख ही रहे हैं आप लोग। आपको एक बार फिर से ये वाला मैप दिखा देते हैं। देखो, ये आपका इंडिया, इधर आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका, और इधर आगे बढ़ जाइए तो इधर जो पूरा इराक वाला इलाका देख रहे हैं ना, इधर, यही को अगर जूम कर दिया जाए तो यही आपका ये मैप जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यही वाला वो मैप है, देख रहे हैं ना। और यहीं पर ये 2 किनारे किनारे नदियां बह रही हैं, और बीच में हरा भरा इलाका जो है वो मेसोपोटामिया है। तो इसका लोकेशन है। और आज के समय में ये जो मेसोपोटामिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इराक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आज के समय में जो आप इराक, कुवैत, टर्की, सीरिया ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जो पूरा उधर का इलाका है, वही एंशिएंट मेसोपोटामिया हुआ करता था। आज नाम बदल गया है। 2 नदियां अभी भी हैं, टिग्रिस यूफ्रेट्स, है ना। इन्हीं दोनों नदी के बीच में जो जगह था, उस जगह का नाम क्या था, इराक। आज के समय में, उस समय क्या था भैया, मेसोपोटामिया। कोई दिक्कत है इस बात में, तो नोट करते चलिएगा, ठीक है। कुछ कहानी नहीं, बस मेसोपोटामिया की चर्चा कर रहे हैं, मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रहे हैं। मेसो मतलब बीच में, किसके बीच में, पोटामिया के बीच में। पोटामिया मतलब रिवर,
पोटामिया मतलब रिवर, दो नदियों के बीच का जगह है मेसोपोटामिया। नदियां कौन सी? तो एक नदी का नाम टिग्रिस, दूसरी नदी का नाम यूफ्रेट्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? सिविलाइजेशन के बारे में। देखो अब मेसोपोटामिया के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं, क्या क्या चीजें हैं मेसोपोटामिया में, क्या क्या है। तो ये रहा आपका पहले बात की मेसोपोटामिया, सबसे पहली चीज टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच में है, और सबसे मेन बात जो है कि ये अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। क्या है? अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया जो है कौन सी सिविलाइजेशन है? अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन। आज के समय में जो आप इराक वगैरह देख रहे हैं, इसी के यहाँ पहले वो स्थित हुआ करती थी। यहाँ का वातावरण कैसा था भाई? अब कहीं बसोगे तो थोड़ा देखोगे ना वातावरण कैसा था। तो यहाँ का वातावरण एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट था। और एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट का होने का क्या मतलब है? सबसे पहला नीड की रिवर हो, यानी कि जो पानी वाला सिस्टम हो वो क्लियर होके, और दूसरा क्या? फर्टाइल लैंड, जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़िया हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीजें बढ़िया थी, एक तो पानी भी था और फर्टिलिटी जमीन की एक नंबर थी। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर वाला सिस्टम एक नंबर था। देख रहे हो कि नहीं मैप में? ये आज के समय का जो आपका देख रहे हैं ना, पूरा ईरान वाला हिस्सा है, ये पूरा यही एग्रीकल्चर पहले का जो है मेसोपोटामिया वाला हाल था, ठीक है। और इधर किस तरीके से यहाँ पर आकर के लोग बस रहे हैं, देख नहीं रहे हो? टेढ़ा मेढ़ा बना घर है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामिया का दो चीज तो चर्चा कर लिए कि जिसकी वजह से मैंने की मान लिया खेती हुई, यहाँ पर लोग आकर के बसे। और जो ज्यादा जरूरी हो जाता है वो ये है कि यहीं पर राइटिंग इमर्ज हुई, यहीं पर राइटिंग इमर्ज हुई। कहते हैं ना कि किसी जगह के बारे में हम ऐसे ही नहीं चर्चा करते हैं। बसने को लोग पटना में बस रहे हैं, बसने को लोग पता नहीं कोनो फलाने मोहल्ला में बस रहे हैं। तो हम लोग पटना को पढ़ते हैं कि आज पटना का इतिहास है, लेकिन फलाने मोहल्ला का जब इतिहास नहीं होगा तो उसको क्यों पढ़ोगे? तो इसी तरीके से मेसोपोटामिया में पहली बात तो एग्रीकल्चर, फिर फर्टिलिटी, और दूसरा क्या कि यहीं पर राइटिंग इमर्ज हुई, यहीं पर आदमी लिखना स्टार्ट हुआ। और कैसे लिखता है, क्या लिखता है, इसी के बारे में हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। तो ये मेसोपोटामिया का पहला चीज, कोई दिक्कत है नहीं है टिग्रिस और यूफ्रेट्स में हो। दूसरा क्या आज के समय का इराक है, कुवैत है, फर्स्ट एंड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, हमको तो पता है भैया पहला सिविलाइजेशन है। आगे क्या? एग्रीकल्चर यहाँ पर एक नंबर है और राइटिंग है यहाँ पर इमर्ज हुई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो अब इसके आगे जो हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रहे हैं, अब इसकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन लोग रहे, कौन कौन लोग राज किए। अब देखो भाई, जगह है, जैसे बनारस एक जगह है, तो पढ़ना तो है ना कि बनारस में कौन कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। तो सेम वैसे जैसे मेसोपोटामिया, तो वहां पर भी तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन आया, कौन कौन सी सिविलाइजेशन आई, कौन कौन सी सभ्यताएं आई। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सभ्यताएं आकर के बसती हैं यहाँ पर, कौन कौन लोग हैं, दर पीढ़ी कौन कौन सी सभ्यताएं उभर रही हैं जो करके मेसोपोटामिया में आकर के बसी। तो यहाँ पर कुछ चार जो है हम लोग सभ्यताएं देखते हैं। कितने? चार सभ्यताएं देख रहे हैं, चर्चा हो रही है आपके मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया क्या है? तो फिर से बोलिए, मेसोपोटामिया कुछ नहीं है। मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है। जगह कहाँ स्थित है? जो आज का इराक, ईरान हम सब देख रहे हैं, वही पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था। और दूसरी चीज क्या है मेसोपोटामिया के बारे में आप लोग देखें कि मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच का जो है शहर है, उसी को कहते हैं मेसोपोटामिया, है ना। कौन कौन सी नदियां? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि ये मेसोपोटामिया में आकर के राज कौन कौन किए। तो सबसे पहले जो आए वो थे सुमेरियंस। कौन थे? सबसे पहले जो आए वो थे कौन? सुमेरियंस, है ना। सुमेरियंस जो थे वो आकर के सबसे पहले बसते हैं। अब देखो, जैसे हम कहते हैं ना कि बनारसी हैं, बिहारी हैं, तो भाषा कौन सा? बिहारी बोलेंगे। मराठी हैं तो मराठा भाषा बोलेंगे, ठीक है। तेलुगु है तो तेलुगु का भाषा, तमिल बोलते हैं, जो भी है ना। तो इस हिसाब से जहां का लोग रहता है वहां का भाषा बोलता है। तो ठीक हिसाब से यहाँ पर जो सुमेरियंस है वो, इनका लैंग्वेज कौन सा था? ये सुमेरियंस जो थे वो कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे, है ना। सुमेरियंस है भैया, सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे। ये सबसे पहला नोन लैंग्वेज है अब हम लोग के पास, सबसे पहला नोन लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज? सुमेरियन लैंग्वेज, सबसे पहला नोन लैंग्वेज है। बात कब की हो रही है? 3500 BC की बात हो रही है, ठीक है। उस समय की चर्चा हो रही है। जो सबसे पहला इमर्ज हुआ था वो कौन थे? सुमेरियंस थे। नाम क्या? सुमेरियन। भाषा कौन सी? भाषा भी सुमेरियन। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े तो जब सुमेरियन का एक समय के बाद राज खत्म हुआ, धीरे धीरे करके 1200 साल तक ये लोग जो है अपना राज किए।
है ना, देख रहे हो ना, 3500 से 2300 तक अपना ये लोग 1200 साल तक राज हो चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा सिविलाइजेशन आ गया वो कौन सा आ गया, अकाडियन सिविलाइजेशन। कौन सा सिविलाइजेशन आ गया, अकाडियन सिविलाइजेशन। ये कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं, ये वो सभ्यताएं हैं जो मेसोपोटामिया में आकर के बसी, मेसोपोटामिया पे आकर के राज की रही, जो भी कह लो। सबसे पहले कौन रहा, सुमेरियन। वो कौन सा भाषा बोलते थे, सुमेरियन। उसके बाद कौन बसा, तो इसके बाद बसे अकाडियन। और अकाडियन क्या बोलेंगे, अकाडियन का भोजपुरी थोड़े ना बोलेंगे, अकाडियन अकाडियन लैंग्वेज बोलेंगे, है ना। अकाडियन कौन सा लैंग्वेज बोलेंगे, अकाडियन बोलेंगे। यहां पर एक खास बात यह है, यहां पर बस एक खास बात यह है कि अकाडियन जो है वो कहां रूल किए थे, इसके साउथ के पार्ट में रूल किए थे। कहां रूल किए थे, साउथ के पार्ट। ये आपका मेसोपोटामिया है, इसी के साउथ के पार्ट में अकाडियन रूल किए। और इसके बाद जो तीसरी सभ्यताएं आई वो कौन था, बेबीलोनियन। आपका ये देखिए बेबीलोनियन की सभ्यता आई, ठीक है। अकाडियन के बाद जब अकाडियन का समय चला गया तो बेबीलोनियन आए। बेबीलोनियन आकर के सिविलाइजेशन यहीं पर आकर के बस जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर जो सिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एक समय में आने के बाद। और आगे देखा जाए तो इनका भी लैंग्वेज बेबीलोनियन। और चौथा जो आकर के बस रहे हैं वो कौन बस रहे हैं, असेरियंस बस रहे हैं आपके, है ना। कौन है, असेरियंस जो है वो आकर के बस रहे हैं। लैंग्वेज भी इनका भैया असेरियंस। कहाँ पर बस रहे हैं, नॉर्थ का पार्ट में रूल कर रहे हैं। तो हमारे साथ क्या बात हो रही है, कुछ बातें नहीं हो रही है। अरे देखे कि लोग आकर के बसे, कहाँ बसे, मेसोपोटामिया में बसे। मेसोपोटामिया में आकर के लोग बस गए। वो लोग कौन से थे बसे, तो हमारे पास 4 लोग हैं। एक सुमेरियन, लैंग्वेज कौन सा, सुमेरियन बोलते थे। दूसरे अकाडियन, कौन सा भाषा बोलते थे, अकाडियन। बसे कहाँ पर, साउथ के पार्ट में। तीसरा कौन सा, बेबीलोनियन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था जहां पे ये लोग बसे, है ना। इसके बाद चौथा कौन है आपका, एसीरियंस, आकर के नॉर्थ वाले में रूल किए। और यहाँ पर ये लोग भी लैंग्वेज कौन सा, अपना एसीरियंस बोलते थे। तो ये हो गया हल्का सा इंट्रोडक्शन आपके मेसोपोटामिया के बारे में और उन लोगों के बारे में जो मेसोपोटामिया पे रूल किए या फिर रहे। कौन लोग, 4 लोग। कहाँ रहे, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच का जगह है जहाँ की पानी का कोई दिक्कत नहीं, हरियाली मस्त है, यहीं पर आकर के लोग बसे। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे पहली जाने जाने वाली जो है सिविलाइजेशन है। अब यार देखो, हम कभी भी किसी चीज की जो है बात करें, कभी भी किसी चीज की जब भी बात करें, एरू गैरू का तो बात कभी आदमी करता है क्या, कभी कोई करता है। अरे किसी भी चीज के बारे में बात करो, चाहे वो मनुष्य, चाहे वो जगह, चाहे वो इतिहास, चाहे वो भूगोल, जब तक वो जरूरी नहीं होगा कोई बात करेगा, नहीं करेगा। तो फिर तो ये आपके 11 का सेकंड चैप्टर बना दिया गया है। हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बना दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि हम पढ़ते हैं। तो कुछ फेमस रहा ना होगा जी, क्या क्या फेमस रहा होगा, कुछ तो रहा होगा जिसके लिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो किस किस चीज के लिए मेसोपोटामिया फेमस था वो यहां पर देख लीजिए। सबसे पहली चीज राइटिंग के लिए फेमस था। किसके लिए, राइटिंग के लिए, लिखे जाने के लिए, क्योंकि राइटिंग यहीं पर इमर्ज हुई। कैसे हुई अभी हम लोग आगे चल करके देखते हैं। दूसरा चीज जो सबसे ज्यादा फेमस था वो किस लिए था, सिटी लाइफ के लिए। क्यों, क्योंकि यहीं पर आकर के लोग बसे, सिटी लाइफ के लिए। तीसरा जो सबसे ज्यादा चीज था वो आपके मैथमेटिक्स के लिए। ध्यान से देखिए, तो उस समय का राइटिंग कुछ इस प्रकार से था कि मट्टी को जो है कि पतला करके गीला करके उस पर कुछ चिन्ह बना देते थे और उसको फिर घाम में सुखवा देते थे। सूखने के बाद वही आपका इस प्रकार से कुछ राइटिंग हो जाता था। हम सब जितने भी गांवों के लोग होंगे भाई, जो शहर वाले हैं वो तो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होंगे बचपन में छुटका, लेकिन जो गांव वाले हैं वो क्या करते थे, मट्टी का चक्का बना करके सीख खोस करके गाड़ी बना के चलाते थे, उसी पे कुछ लिखते थे। तो वही जो मट्टी वाला खिलौना बन रहा है उसी पे अगर आप पाई खींच दें, वही आपका ये राइटिंग है, घाम में उसको सिखवा देंगे। सेम ये वाला प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये गणित का सवाल है, ट्राइंगल वाला जो हल किया गया है। तो गणित भी वहां पर जो है, मैथ भी वहां पर इवॉल्व हुई। सिटी लाइफ के लिए जाना जाता है। अब जहां पर सिटी लाइफ है ये ट्रेड तो निश्चित होगा भैया, है ना। जहां पर लोग रहेंगे वहां पर भाई बदलाव, आदान प्रदान तो होगा ही। ट्रेड के लिए जाना जाता है, एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है, और साथ में ही आपके लिटरेचर वगैरह के लिए भी जाना जाता है। किस चीज के लिए, पहला राइटिंग, दूसरा मैथ, तीसरा आपका सिटी लाइफ जो बस गए। ट्रेड हो रहा है या आपके राइटिंग और लिटरेचर के लिए और आपके एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो इस चीज के लिए जो है मेसोपोटामिया को जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, एक बार हल्का सा अगर हम लोग क्विक रिकैप करें, इसको 1 मिनट मिटा दे रहे हैं, 1 मिनट बस, हल्का सा एक क्विक रिकैप करते हैं। कहां से बात स्टार्ट हुई थी, जीरो से। मनुष्य बन करके रेडी हो गए थे,
खेती करने से परिचित हो गए तो खेती करें तो रुकना पड़ेगा। ये एक जगह वैसे जगह देख करके रुकेंगे जहां पर ना पानी की कमी हो, ना जमीन बंजर उंजर हो, अच्छा जमीन हो। तो ऐसा जगह हमें मेसोपोटामिया दिख गया। मेसोपोटामिया एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था जो कि दो नदियों के बीच में था। एक नदी का नाम टिग्रिस, एक नदी का नाम यूफ्रेट्स। यहां पर आकर के लोग बस गए, खेती बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है वो अर्लीस्ट नोन सिविलाइजेशन है, सबसे पहले जाने जाने वाली सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया जो जगह है वहां पर खेती वगैरह बहुत ही बढ़िया था। और मेन चीज क्या कि यहाँ पर राइटिंग जो है इमर्ज हुई थी, तो इसीलिए इसको बहुत ही हम लोग इसको भाव दे रहे हैं, माना जा रहा है, पढ़ाई इसके बारे में की जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम लोग आगे बढ़े थे तो ध्यान दिए थे क्या कि मेसोपोटामिया में आकर के कुछ लोग बसे। भाई जगह है तो कुछ लोग रहेंगे, बेसिक सा 4 लोग, फटाफट से बोलते रहिएगा साथ साथ में। पहला कौन से बसे आपके, पहला आकर के सुमेरियन बसे। सुमेरियन के बाद कौन सा भाषा बोलेंगे, वो सुमेरियन ही बोलेंगे। उसके बाद अकाडियन बसे। अकाडियन कौन सा भाषा बोलेंगे, अकाडियन बोलेंगे। अकाडियन के बाद बेबीलोनियन, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है बेबीलोनियन को। और उसके बाद असीरियंस आकर के आपके नॉर्थ वाले में रूल किए। तो ये 4 लोग रूल कर लिए। इसके बाद हम लोग देख लिए कि मेसोपोटामिया किस किस चीज के लिए फेमस है, इस पे भी चर्चा कर लिए। अब एक बात सबके दिमाग में खलेगी कि यार उस समय तो टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं, उस समय का लोग कोई जिंदा तो है नहीं, तो हम कैसे मान ले कि मेसोपोटामिया नाम का जगह हुआ करता था? कैसे मान ले कि मैथ वहीं पे से स्टार्ट हुई? कैसे मान ले कि वो लोग घर बना करके रहे? कैसे मान ले कि मेसोपोटामिया जो है 2 नदियों के बीच का जगह था, वहां पर कुछ लोग रह रहे थे और इतने साल पुराने रह रहे थे? भाई कुछ सोर्सेस तो होने चाहिए ना। देखो हमको कुछ पता चलने के लिए भाई कुछ सोर्स होना चाहिए ना, कुछ एविडेंस होना चाहिए। हम कैसे किसी का बात मान लें कि भैया फलाने मेसोपोटामिया हुआ करता था, ये हुआ करता था? ऐसे तो किसी की बात नहीं मान सकते, कुछ तो कारण होना चाहिए, कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या वो एविडेंसेस हैं, क्या वो सोर्सेज हैं कि जिससे हम पता लगाते हैं कि मेसोपोटामिया वाली कहानी हुआ करती थी, मेसोपोटामिया हुआ करता था। हमें मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज देखो, कल को कुछ अगर बना है तो वो बचा ही रहेगा, खत्म तो एकदम से नहीं होने वाला। खाना तो है नहीं कि खा के निकाल दिया तो हो गया खत्म, नहीं। जो जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी मेसोपोटामिया की वो खुदाई में पाई गई। सोर्सेज में क्या, जो बिल्डिंग्स पाई गई मेसोपोटामिया की वो पाई गई। बिल्डिंग्स के बाद जितने भी मूर्तियां, ये देखो ये जो इतना बिल्डिंग बचा होगा तो जरूरी तो नहीं कुल ढह गया होगा, कुछ कुछ तो होगा ना। तो इसको खुदाई के द्वारा ये निकाला गया। बिल्डिंग्स जो है कि एक पहचान बताई, सोर्सेज बताई। मूर्तियां जो है वो एक दूसरी पहचान बताई। जब हुआ रिसर्च हुआ उस पर, ठीक है, तो वहां पर पता चला कि भैया स्टैचूज हैं। जितने भी उस समय के गहने गुड़िया थे, गहने गुड़ियाओं से पता चला कि नहीं भाई ये मेसोपोटामिया नाम का कुछ सोर्सेस थे जो है कि जो बता रहे थे मेसोपोटामिया के बारे में। कुछ टूल्स थे ना, वो उस समय बनाया गया, जो भी टूल्स बनाए गए वो बताते हैं इसके बारे में। कुछ सील्स यानी कि कुछ मोहर हुआ करते थे जो कि इसके बारे में दर्शाते हैं। मोहर के बाद खुद का खुद जो रिटन डॉक्यूमेंट है, खुद का खुद जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके लिए फेमस है मेसोपोटामिया, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट भी पाए गए। ये सारे सोर्सेज हैं जिसके दम पे आप ये जो पूरी कहानी आपको दर्शाई जा रही है ना मेसोपोटामिया वाली, अरे यार हिस्ट्री कोई देखा थोड़ी ना है, कोई जान थोड़ी ना रहा है, कोई पैदा हुआ था उस समय की जान जाएगा कि ये हुआ था, फलाने हुआ था, बंदर था या चंदर था? अरे सब एविडेंसेस के दम पे जिया जा रहा है, सारे सोर्सेस के दम पे जिया जा रहा है। ये सारी रचनाएं जो की जा रही हैं सोर्सेस के दम पे, जो सटीक रचनाएं हो जाती हैं उसी को हम पढ़ते हैं। यही आपका इतिहास है, यही आपकी थ्योरीज हैं। बिग बैंग थ्योरी है, जैसे मान लो कि हम मान लें कि लड्डू फूटा सारे प्लैनेट बन गए, कौन जान रहा है जी? एविडेंसेस हैं जो सटीक मान लिया जा रहा है, जिसपे थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि नहीं भाई ये हाँ हो सकता है, माना जा रहा है, कुछ प्रूफ हुआ है। ठीक है, आज के टेक्नोलॉजी से जो जो चीजें प्रूव हुई हैं उससे मान रहे हैं कि वो सही है, तो इसीलिए हम लोग उसको देखते आ रहे हैं, है ना। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जिसके दम पे ये सारी चीजों को देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं मेसोपोटामिया के बारे में, है ना। सोर्सेस पता चल गई आपको क्या क्या चीजें हैं। अब थोड़ा सा मेसोपोटामिया के बारे में चर्चा कर लीजिए कि जो मेसोपोटामिया, यही आपका मेसोपोटामिया। ये देखिए 2 नदियां, ये नदी कौन सी, टिग्रिस, ये नदी कौन सी, यूफ्रेट्स, है ना। खट से बनाइएगा, ये आपका मेसोपोटामिया, ये नदी टिग्रिस, ये नदी, और ये बीच में आपका मेसोपोटामिया नाम का जगह है। ब्रिटानिया बिस्कुट मत बना देना भैया, मेसोपोटामिया है ये, ठीक है। अब इसका देखना ध्यान से कि क्या क्या जगह है, कैसा लोकेशन है। भाई देखोगे ना, बताएं कि चलो भैया जम्मू जाना है, जम्मू जाना है, वहां पर बड़ा बर्फ गिरता है, ठंडा ठंडा मजा आ जाता है, तो बताओगे ना कि अरे और बताओ किधर बर्फ गिरता है, क्या होता है और क्या क्या है जम्मू में, माँ वैष्णो देवी का धाम किधर है, सब जाओगे ना, जानना जरूरी है ना। तो उसी प्रकार से अब मेसोपोटामिया का थोड़ा सा हम लोग व्यू ले लेते हैं कि मेसोपोटामिया का भैया इलाका क्या है।
मतलब किस हिसाब से चीजें जो है वहां पर बटी हैं। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया की हम नॉर्थ में चलते हैं। सबसे पहले मेसोपोटामिया के हम लोग नॉर्थ में चलते हैं। एक हिसाब से इसको बांट दीजिए, मान के चलिए ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका कौन सा हो गया जी, इधर ईस्ट हो गया, और इधर आपका हो गया वेस्ट, है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर हम इसको मान ले, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट तरीके से देखें, अगर एग्जैक्ट तरीके से देखें, ये इधर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पकड़ पा रहे हैं, वो फील ले पा रहे हैं कि नहीं, है ना। एज्यूम कर लीजिए, बस माना होता है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉर्थ में घूमने चले, ये नॉर्थ, ये मेसोपोटामिया, मैप आपको दिख ही रहा है। एक मिनट, बिल्डिंग सिल्डिंग मिटा देते हैं, देखो, ठीक है। ये आपका मेसोपोटामिया, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका साउथ, और ये है आपका वेस्ट, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग नॉर्थ में चलें, तो नॉर्थ का माहौल कुछ नहीं है, बस ये देख लो, ये फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो, बस ये फोटो जैसा नॉर्थ में है। ये जो घास भूस वाला सिस्टम देख रहे हो ना, घास भूस वाला, ये सिस्टम कहां पर है, नॉर्थ में, बस इतना ध्यान में रखो। स्टेपी स्ट्रेच ऑफ अपलैंड जो है कुछ नहीं है, ये खाली जो ऐसा ऐसा जमीन नहीं देखते हो जहां पर एकदम सीधा 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 खूब फैला फैला जमीन है, खूब हरियाली हरियाली घास और सूखा रहता है, वहीं पे जाते हैं गाय बकरी चराने के लिए। अपने देहात में भी हर जगह होता है, कहीं कहीं जिसको हम लोग सिवान उवान बोलते हैं कि नहीं, अभी एकदम फैला हुआ जगह है, घास और सूखा हुआ है, वहीं पे जाकर के बकरी छोड़ देते हैं। देखा सुने हो कि नहीं, बीए के बकरी चरा होता वाला गाना, वही वाला हाल है। यहाँ पर आदमी बकरी वकरी चरा रहा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर हाल, नॉर्थ हम लोग देख रहे हैं, यही नॉर्थ मेसोपोटामिया के देख रहे हैं। यहाँ पर जो है माहौल कुछ इस प्रकार का है, जो दोनों आपको फोटो दिख रही हैं, घासें हल्का हल्का उगी हुई हैं, जहां पर आकर के भेड़ बकरी गाय गोरू जो भी है वो चरा करते थे। एग्रीकल्चर बेस्ड लिवलीहुड था यहाँ पर। हम अभी नॉर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो नॉर्थ मेसोपोटामिया का नॉर्थ, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर स्टेपी है, ये घास वगैरह वाला जो इलाका है वो है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग वगैरह होती थी, यानी कि पशुपालन वगैरह किया जाता था। एनिमल का मतलब है ब्रीडिंग वीडिंग किया जा रहा है। तीसरा का कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही मस्त तरीके से किया जाता था। क्या किया जाता था, एग्रीकल्चर वगैरह किया जाता था, एग्रीकल्चर वगैरह से ही यहाँ का जो है जीवन वगैरह चल रहा था। इसके बाद क्या था, एनिमल्स वेयर फेड, एनिमल्स भैया जाकर के चर चुर रहे हैं। यानी कि नॉर्थ का जो माहौल है, किसका माहौल, ध्यान से देखो, नॉर्थ का जो माहौल है, हम लोग मेसोपोटामिया का फील ले रहे हैं। मेसोपोटामिया क्या है, नॉर्थ का माहौल कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर नॉर्थ में सबसे पहला स्टेपी लाइक स्ट्रक्चर, यानी कुछ नहीं है, जो फोटो दिख रहा है घास वाला, ऐसा जगह है। ऐसे जगह पे तुम्हारे एनिमल्स जो हैं वो चर रहे हैं, है ना, घास वो चर रहे हैं। अब भाई एनिमल्स चर रहे होंगे तो भाई देखो यार, जहाँ जानवर हैं, गाय गोरू बकरी भेड़ हैं, वहां पर दूध मिलेगा, भेड़ हैं तो वहां पर कपड़ा कॉटन मिलेगा, बकरियां हैं तो वहां पर जो है मीट वगैरह मिलेगा, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो एनिमल्स है, एग्रीकल्चर बेस्ड लिवलीहुड है, यानी कि लोग खेती वेती करके अपना जीविका चला रहे हैं। ये माहौल कहाँ का है, नॉर्थ का है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए साउथ में, तो साउथ का जो माहौल है ना, इधर का जो साउथ वाला माहौल है वो थोड़ा सा डेजर्ट टाइप का है। कैसा, डेजर्ट टाइप का है कि नहीं, रेगिस्तान नहीं देखते हो इराक ईरान में, कहीं पिक्चर पिक्चर में देखे होगे, तो जहाँ सब आतंकवादी उदिया वाला जो सीनवा उनवा आता था अक्सर अक्सर इमेज उमेज, तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है कि सब डिजर्ट उजर्ट में है, गोली वोली चल रहा है, वैसा ही कुछ माहौल, ठीक है। यहाँ पर क्या था, डेजर्ट वाला था। राइटिंग यहीं पर इमर्ज की गई, साउथ वाले जो हिस्से में राइटिंग यहाँ पर इमर्ज हुई। और साथ साथ में क्या है, ये जो एरिया था यही दो नदियों से सपोर्टेड था, एक टिग्रिस और ये वाला यूफ्रेट्स। जो साउथ वाला इलाका है ये टिग्रिस और यूफ्रेट्स से सपोर्टेड था। और ये अपने साथ में ना एक फाइन मड लेकर के चलता था। फाइन मड मतलब समझते हो, जो साउथ वाला इलाका है, ये जो नदियां हैं, ये अपने साथ एक फाइन मड, ही नहीं देखते हो, भुरभुरी टाइप की माटी होती है जो एकदम जिसमें नमी तगड़ा रहता है जी, जो कि खेती होती के लिए बहुत अक्सर इस्तेमाल की जाती है, नमी वाली माटी जो कहते हैं, फाइन मड, ठीक है। इसको सिल्ट भी कहते हैं ना। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो फोटो आप लोग देख रहे हैं कि इसे मट्टी उठाते हैं, एकदम भुरभुरा टाइप का है, ठीक है, नमी काफी है, तो जो कि खेती के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। तो साउथ में कुछ ये हिसाब से हाल है। आगे चला जाए, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, ये ईस्ट हो गया ना, या नॉर्थ ईस्ट ये वाला इलाका, इधर ये वाला देखो, ये वाला जो एरो दिए हैं, ये वाला इलाका में क्या हाल है, हरा भरा भैया जो पेड़ है वो पूरा पहाड़ को एकदम कवर किए हुए है, जैसा फोटो में दिख रहा है। देखो ये माहौल आपके नॉर्थ ईस्ट का माहौल दिख रहा है, ये वाला माहौल, ये दोनों माहौल आपके नॉर्थ का माहौल है, ये वाला माहौल आपके साउथ का है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का, जितना पूरा पेड़ पौधे मस्त एकदम घेरे हुए हैं, है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का माहौल है। क्या है, एकदम भाई पेड़ ओड़ हैं, पूरा आपका जो है ढके हुए हैं पहाड़ को, पानी वानी बरसता है,
भाई खेती होती के लिए मस्त जगह, इसीलिए ना मेसोपोटामिया खेती के लिए मस्त है। अब आगे जो हम लोग साउथ ईस्ट वाला देख रहे हैं कि टिग्रीज जो नदी है, इधर आप आ जाओ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है? हाई वाला साउथ ईस्ट है ना। साउथ ईस्ट क्या है? ये जो टिग्रीस वाला जो इलाका है, ये क्या करता था, यहाँ से रूट्स प्रोवाइड करता था कम्युनिकेशन का, ठीक है, ताकि आदमी पहाड़ वहाड़ पर जा सके, आ सके, है कि नहीं? अब देख रहे हो ना, कुछ नहीं है, माहौल नॉर्थ का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, आपके साउथ का अलग है, और साउथ ईस्ट वही टिग्रीस नदी से यहाँ पर कम्युनिकेशन की रूट्स हैं जो कि ईरान की तरफ आपका मिल रहा है। तो ये कुछ चीजें जो है आपका देखने को होती हैं। अब आप देख रहे हो ना, जियोग्राफिकल एरिया देख रहे हो कि नहीं? ज्योग्राफिकल एरिया देख रहे हैं कि नहीं, कि माहौल कैसा है मेसोपोटामिया का? माहौल कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर जितने भी हैं भेड़ बकरियां तो चरेंगी ही चरेंगी। भाई किस लिए? घास भूसे, भेड़ बकरियां चरेंगी, और जब भेड़ बकरियां चरेंगी तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? मीट मिल जाएगा, दूध मिल जाएगा, कॉटन मिल जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें उससे पैदा हो रही हैं, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो जो दोनों नदियां हैं टिग्रीस और यूफ्रेट्स में, इसमें कटिया लगा के आप मछली भी मार सकते हैं, क्योंकि मछलियां भी भरी भरी पड़ी हैं तालाब में। नहर में कटिया मार के मछली मराता है ना जी, जाल से कटिया लेकर के बैठ जाओ, मछली मार के खा लो। इधर सब भेड़ बकरी तो तुम्हारा दूध मिल्क जो है, मीट उठ दे ही रही हैं, वो खा लो। देखो कितना चीज है। इधर जो डेट वाला जो क्या है जी, मतलब गर्मी में जो इलाका है, वहां पर आपको पाम फ्रूट मिलता ही है, खाए हो कि नहीं कबो? भाई देख लो, हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पाम फ्रूट अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसा एक तो सिंघाड़ा हम लोग खाते हैं जी, ऐसा ही रहता है, बड़ा उसमें बिया निकलता है, बड़ा अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है, ठीक है। तो इसको देख लो, ये वहां पर जो है पाया जाता था। तो इधर भेड़ जो है चर उड़ रहे हैं, मछलियां नहर में पाई जा रही हैं, भेड़ की वजह से वूल वूल मिल ही जाएगा, दूध आप लोग देखे ही हैं, दूध तो पीते ही हैं, वो सारी चीजें मिलती ही हैं। तो माहौल इस प्रकार का है ना। देखो, एक जीवन है जो ग्रामीण जीवन है, वहां पर रहने के लिए क्या चाहिए? खेती चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री चाहिए, ताकि सारा जो पशुपालन वगैरह हो रहा है वो होते रहे, खेती होते रहे। यही तो एक मनुष्य को चाहिए जी, जीवन जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर उपलब्ध हैं, इसीलिए मस्त तरीके का जो है था। तो क्या है यार, यहाँ पर मीट वगैरह मिल रहा है, मछली मिल ही रही है, पाम फ्रूट वगैरह हो ही रहा है, खेती होती हो ही रही है, गाय बकरी भैंस अपना जो है चर और रही है। आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब बात करते हैं कि वहां पर जो अर्बनाइजेशन हुआ, वहां पर जो लोग हुए, अभी तक देखो हम लोग बस मेसोपोटामिया का चर्चा कर रहे थे, किसका? मेसोपोटामिया का, कि मेसोपोटामिया कैसा है, मेसोपोटामिया क्या है, फलाना डिकाना सब चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं कि मेसोपोटामिया में जब लोग बसे तो किस हिसाब से बसे, चीजें क्या क्या हो रही हैं, राइटिंग की जरूरत कैसे पड़ी, लोग बसे कैसे, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेसोपोटामिया का व्यू क्लियर है कि नहीं? मेसोपोटामिया का इमेज क्लियर है कि नहीं? नॉर्थ में माहौल वही घास फूस जहां भेड़ बकरी चर रहे हैं, साउथ में माहौल डिजर्ट वाला जहां पर सिल्ट वाला मट्टी वाला बह रहा है। नॉर्थ ईस्ट में माहौल देखा जाए तो वहीं पर आपका हरी भरी हरियाली से पेड़ को कवर किया हुआ है, पहाड़ एकदम मस्त रेनफॉल वाला जगह। साउथ ईस्ट में देखा जाए तो टिग्रीस वाली नदी है, एकदम मस्त लोकेशन कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाए हुए है। क्या क्या चीजें मिल रही हैं? दूध दही कुल मिल ही रहा है, मछली मिल ही रहा है, मीट मिल ही रहा है, और क्या खाओगे? मांस खाओगे, वो मांसो तो मिल ही रहा है, कि सब चीज मिल ही रहा है। इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मेसोपोटामिया में रहने का क्या सिस्टम था, लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, मेसोपोटामिया में लोग कैसे रह रहे हैं, इस पे हम लोग अब थोड़ा सा चर्चा जो है कर लेते हैं। अब भाई देखो, मेसोपोटामिया एक जगह है, अब जहां पर आप लोग बस रहे हैं, तो बसने में तो भाई कोई आपसे कल कुछ मांगने आ गया, कुछ आपको जरूरत पड़ेगा, आप दूसरे से मांगने चले जाएंगे। गांव देहात में ये ना होता है, कुछ काम चल रहा है तो जाओ, ये फलाने के यहाँ से फरसा ले ले आओ, फलाने के यहाँ से रम्मा ले ले आओ, फलाने के यहाँ से लोहा ले ले आओ, फलाने के यहाँ से तगाड़ी ले ले आओ। होता है कि नहीं होता है? तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हैं। अब कोई फ्री में दे रहा है, कोई बोलता है कि ना हम तो पैसा लेंगे, या तो पैसा उस समय नहीं चलता था, उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, बोलता था कि नहीं हम इसके बदले ये लेंगे। तो उसी प्रकार से जरूरत तो पड़ेगा ही। तो देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कहां पर ये मेसोपोटामिया की एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि वहां पर लोग, अब हम लोग वहां के जगह को देख लिए, वहां के हम लोग जीवन के बारे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये मतलब है कि कुछ तो कुछ मैन्युफैक्चर होगा, कुछ तो कुछ बनाया जाएगा, कुछ तो कुछ लेन देन होगा। जैसे कि कोई गेहूं बो रहा है, कोई बो रहा है चावल, उसके पास गेहूं खत्म हो गया है, चावल दे देगा। कोई दाल बो रहा है, दाल दे देगा, ठीक है। कोई कुछ बना रहा है, कोई लकड़ी बनाने लग रहा है, कोई चक्का बना रहा है, कोई नाव बना रहा है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि लोग अपना अलग अलग जीविकाएं में व्यस्त हैं, अलग अलग जीविकाएं में व्यस्त हैं, और सब कुछ किसका है? लेन देन का बात यहां पर अक्सर होगा। लेन देन का मतलब क्या? ट्रांजैक्शंस होंगे। क्या होंगे? ट्रांजैक्शंस जो है वो निश्चित तौर पर होंगे।
अलग अलग ट्रेड होगा, अलग अलग सर्विसेज होगा। अरे भाई एक जगह रह रहे हो, कैसा कहते हैं कि अरे हम कोई कोई नहीं रहता है जो एकदम खेतों में बस गया, वो कहता है कि अरे यार हमें तो जीवन है बेकार, न आने के लिए बस है, न जाने के लिए ट्रेन, न खाने के लिए खाना मिलता है, न पास में मार्केट है, न अस्पताल है, न स्कूल है। एक आदमी एक जगह बसने के लिए क्या क्या देखता है, बगल में स्कूल हो, अस्पताल हो, ट्रेन का सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट वस्पोर्ट का सुविधा हो, बिजली मिल रही हो, खाने को मिल जाए, बाजार हो, ये सब देख के बसता है। तो ये सारी चीजें क्या है एक जगह की, कोई एक जगह है वीरान सा, वहां पर ये सारी चीजें बस जाए, वो शहर बन गया। चलिए तो अभी हम लोग मेसोपोटामिया जो है किस चीज के लिए फेमस था, क्या क्या चीजें थी, मतलब क्या माहौल था, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था, वहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल था, फूड के रिसोर्सेज इतने सारे थे, ठीक है, मीट वगैरह, मिल्क वगैरह, सारी चीजें, फिशिंग, हर एक चीज से जो भी चीज एक प्रॉपर इलाके के लिए चाहता है वो सब वहां पर अवेलेबल था। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा मतलब देखो मेसोपोटामिया जो जगह है उसके बारे में हम लोग सारे डायमेंशन से पढ़ लिए, हर एक तरीका से देख लें कि क्या हो रहा है, क्या मेसोपोटामिया एक्चुअली में क्या है, क्या माहौल है, क्या वातावरण है, खाने पीने का क्या व्यवस्था है, रहने देने का क्या व्यवस्था, सारी चीजें जब देख लिए, अब थोड़ा सा मेसोपोटामिया के अंदर जो जीवन जिया जा रहा है वो किस तरीके का है, लोग किस हिसाब से सिटी लाइफ में रह रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन है वो किस माहौल में जो है कि जीवन जिंदगी आदमी कहीं व्यतीत कर रहा है, उस मेसोपोटामिया के इलाके में, शहरों में क्या हालचाल था, कैसे लोग अपना जीवन जीते थे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी वहाँ का जगह कुछ इस प्रकार का है कि एकदम हर चीज जो है सब कुछ संपूर्ण टाइप का है, ठीक है, खाने का कोई दिक्कत नहीं, फसल वसल का कोई दिक्कत नहीं, वातावरण का कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हैं। अब हम जो आगे चलते हैं उसमें बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अब देखो कहीं भी नॉर्मल सेंस की बात है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो किसी के पास भाई जितना खेत है सबके पास ज्यादा हो रहा होगा, किसी के पास कोई गेहूं हो रहा है तो किसी के पास चावल नहीं होगा, किसी के पास गेहूं होगा तो चावल नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, किसी के पास दाल नहीं होगा, तो ऐसे करके आपस में एक्सचेंज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 10 लोग एक जगह रह रहे हैं तो उनकी जरूरत आपस में होगी ही। तो इसी के हिसाब से ये जो सिटी हम लोग देख रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें थी, कैसे जो ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे थे, एक दूसरे से लेन देन हो रहा था, ये सब क्या चीजें हुई उस पर हम लोग थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। वहां पर लोग बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, होंगे ही, क्यों भाई, जहां 10 लोग रह रहे हैं आप ही कहीं चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूरत तो है नहीं कि आप एकदम अंबानी हुए कि सब आपके पास होगा, आप भी किसी न किसी से कुछ तो एक्सचेंज करेंगे ही ना, किसी से कुछ मांगेंगे ही, किसी को कुछ जरूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो एक्सचेंज करने के लिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पर होंगे ही, हो सकता है कोई पैसे से लेकर चीजें दे, कोई सामान के बदले सामान में, खैर उस समय तो भाई सामान के बदले ही सामान से ही आदमी एक्सचेंज करते थे, पैसा वैसा तो था नहीं, है ना, तो बार्टर सिस्टम चलता था जिसमें कि सामान का सामान एक्सचेंज कर लिया जाता था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी तो देखो जैसे कि कोई जो गेहूं जौ का खेती कर रहा है उसके पास बहुत सारा गेहूं है, ठीक है, और लेकिन उसके पास कुछ चीजें नहीं होंगी, सपोज करो उसके पास आटा नहीं है तो गेहूं गया, गेहूं के बदले किसी से पिसा हुआ आटा लेकर चला आया, उसके पास भाई मेहनत करने का शौक नहीं होगा, नवाब साहब है उनको आटा पिसा हुआ चाहिए तो गए किसी से एक्सचेंज करके अपना आटा लेते आए। तो फूड का जो बात है, फूड भरपूर है ना, फूड भरपूर है, सबके पास खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, फूड का जो एक्सचेंज हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग करी जाती थी, वो जो मटका वगैरह आप देख रहे हैं बनाया जा रहा है, कुछ गहने वगैरह बनाया जा रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है, एक जगह 10 लोग रहेंगे तो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही। उसके बाद ट्रेड वाला सिस्टम, शहर में देखो ट्रेड वगैरह होगा ही, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, आपस में लेन देन करके ट्रेडिंग वहां पर चल रही है। इसके साथ जो लोग को कोई भाई ना ट्रेड कर पा रहे हैं, ना फूड का जमीन वमीन का दिक्कत है, वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कोई गेहूं बेच रहा है, ठीक है, ले लिए। उसके बाद कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, सपोज कोई गहना गुड़िया बना रहा है, उसका भी चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई ट्रेड कर ले रहा है, कोई गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं वाला ट्रांजेक्शन ट्रेड कर रहा है। अब भैया किसी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ना गेहूं है, ना चावल है, ना ही गुड़िया बनाने को कुछ सामान वामान है, तो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया कि आपका सोना बनाना है, हम इतना, हमको 5 किलो गेहूं दे दीजिए, आपका सोना बना देंगे, आपका सर दर्द कर रहा है, सर दबा देंगे, जो भी काम करना है, झाड़ू पोछा वाला, सर्विसेज मतलब क्या, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक चीज की जो है कोई भी सर्विस हो सकता है कि कोई किसी का बाल बना दे, कोई किसी को ट्रांसपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड कर दे। तो ये सारी चीजें जो है मेसोपोटामिया के शहर में धीरे धीरे डेवलप हो सकी। आपके दिमाग में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि जीरो से लेकर के बंदर, बंदर से इंसान, इंसान कैसा, जानवर जैसा इंसान, और अब देखो शहर में रह करके कितना डेवलप होते जा रहा है, इतना डेवलप कि वो फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आगे बढ़े तो देखो इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो आदमी एक दूसरे पे डिपेंड होंगे ही होंगे। आपके घर में आप खेती है, आपके पास खेती नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आप कहीं शहर वहर में रह रहे हैं तो आप किसानों पे डिपेंड है ना, फूड के लिए, गेहूं चना चावल के लिए आप किस पे डिपेंड है, किसानों पे डिपेंड है। आप पैसा कहीं और से कमा रहे हैं,
कोई आप जो भी आपके घर में कुछ कमा रहा है, कोई दूसरे के जरिए दूसरा आपको पैसा दे रहा है, आप किसी और को पैसा दे रहे हैं, जिससे कुछ अलग 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 नाना प्रकार के सामान है, ठीक है। कहीं से आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको पढ़ा रहा है ना, कहीं से आप कुछ खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आप एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं, वो रहेंगे ही। लेबर जो है वो डिवाइडेड हुआ करता था, जो भी काम धाम है। अब कैसा इस समय देखते हैं कि नहीं, कुछ काम हो रहा है तो कोई कुछ कर लेता, भाई मोची का अपना काम है, सब्जी वाले का अपना काम है, कारपेंटर का अपना काम है, प्लम्बर का अपना काम है, जो जो इलेक्ट्रिशियन का अपना काम है। तो लेबर क्या है, वो डिवाइडेड है, सब काम अपना अलग 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 बांट करके। ये सब चीज कहाँ, मेसोपोटामिया से ही डेवलप हो चुकी है। सोचो उसी समय से, अर्ली एज में ही ये सब है, ठीक है। तो लेबर एकदम डिवाइडेड था, सब एक दूसरे को काम बांट उठ करके किया जाते थे। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की हुआ करती थी, भाई मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज का हो रही है, फ्यूल्स का, मेटल्स का, स्टोन्स का, वुड्स का, ये सारी चीजों का क्या है मैन्युफैक्चरिंग। लकड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, फ्यूल वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग कर लिए, इसके बाद क्या है मेटल्स, स्टोन, सबका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करके क्या होगा, बहुत लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि मेसोपोटामिया में ही अपना इधर उधर एक्सचेंज कर लिए, कोई गेहूं देकर के, जिसको किसी को रॉड का जरूरत पड़ गया, मेटल का कुछ बनवाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग के गया, उसको आटा दिया, रॉड ले लिया। या तो हो सकता है मेसोपोटामिया के भी अलावा और भी जो दूसरे इधर उधर के जगह हैं, वहां से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो भी हम आगे देखते हैं। अब क्या है, ये सारी चीजों के लिए इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इतने रिसोर्सेज हो रहा है, इतना काम धाम हो रहा है, तो क्या चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि नहीं। अब अच्छा, आज के समय में आप सोचिए कि कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में ना हो, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो कोई मनमानी करता कि कोई बोलता कि नहीं हम तो ये चीज इतने का बेचेंगे, हम देंगे ही नहीं जब तक हमको इतना करोड़ रुपया मत दो। पता चले कोई कुछ का दाम कुछ है 100 रुपए है, उसका कोई दाम 10,000 ले रहा है। भाई मजबूरी, अभी कैसा कोवैक्सीन के समय में कोरोना वाली दवाई के साथ ऐसा ही हुआ था, कोई कितना हाईली डिमांड कर रहा है, अपने हिसाब से मजबूरी में देना ही पड़ता है। तो इसके लिए अलग 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 मजबूरी के हिसाब से लोग बहुत सारा पैसा डिमांड करने लगेंगे। कोई बोलेंगे कि अभी कुसुमो का टैबलेट दो, अपना जमीन लिख दो तो हम दे देंगे। ये हाल हो जाएगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन एक लिस्ट बनाई नहीं रहेगी, एक सिस्टम नहीं बनाई रहेगी, कोई चीज को इस दाम से ज्यादा नहीं बेचना है, कोई चीज को इस दाम से अधिक नहीं बेचना है, तो तब तो एक सेटलमेंट होगा ना, तब तो एक जो है सिस्टम से आदमी काम करेगा। तो ये सारी चीजें जहां ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही हैं किसी चीज की, फ्यूल्स, मेटल, स्टोन्स, वुड्स, ठीक है, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उसके लिए काम बराबरी से चले, नजर रखा जाए, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है कि नहीं है। नहीं तो कोई बोलेगा कि हम 10 किलो गेहूं लेंगे तब तुम्हारा काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और मजबूरी में देना ही पड़ेगा। मतलब सब तितर बितर हो जाएगा, कोई सब लोग अपना अलग अलग डिमांड रख रहा है, क्योंकि 36 तो दिमाग है, सब लालची, 36 तो आइडिया देंगे सबकी, नहीं हम इतने में करेंगे, कोई कहेगा इतने में करेंगे। लेकिन आज के समय में क्या है कि कहीं भी अगर टमाटर का दाम ये है तो वो हर जगह टमाटर का दाम वही है, तो 19-20 हो जा रहा है, कोई 1000 रुपये किलो तो नहीं ना कर रहा है, ठीक है, कोई 10 से 20 का फर्क कर रहा है ना। तो इस चीज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड का एक करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है चाहिए होगा। इसके साथ साथ क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, है कि नहीं भाई। इतना ज्यादा प्रोडक्शन ये लोग करने लगे तो रखना तो पड़ेगा ना कहीं पर, तो स्टोरेज वगैरह की जरूरत पड़ी। ये सारे चीजों के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज जो हैं बहुत अलग अलग पैमानों पर किए जाने लगे, बहुत सारे एक्टिविटीज अलग अलग पैमानों पर किए जाने लगे। अब थोड़ा सा एक बुद्धि लगाओ कि वही मनुष्य जो अब काम करके ट्रेड करने लगा, क्या करने लगा, ट्रेड करने लगा, यानी कि व्यापार बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया, ट्रांजैक्शन बढ़ गए। तो एक नॉर्मल सेंस की बात बताओ, जब ट्रांजैक्शन बढ़ गए तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, सपोज करो तुम्हारे घर पे रोज 10 लोग आ रहे हैं चीनी लेने के लिए कि हमको चीनी उधार दे दो, हमको चीनी उधार दे दो, हमको चीनी उधार दे दो। कोई चीनी लेने आया, कोई आटा लेने आया, कोई नेनुआ करेला कुछ लेने आ जा रहा है, आप ही बड़का दानी हुए, आपके यहाँ 36 लोग रोज आ रहे हैं उधार मांगने के लिए। तो भाई नोट करके रखोगे ना, पता चला कोई 1 किलो करेला लेके गया, उससे बोल रहे हो कि तुम हमारी जमीन के कागज लेके गए हो, जमीन का कागज लेके आओ, कहां से देगा भाई, कुछ तो रेलेवेंट होना चाहिए ना। नोट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि फलाने को हम ये चीज दिए हैं, उसी वापस लेना है। पता चले 10,000 किसी और को दिए हो, मार किसी और को रहे हो कि हमारा पैसा निकालो, बेचारा तुमसे कुछ उसका रिलेशन है नहीं है ना। तो भाई नोट जब तक ध्यान में नहीं रखोगे, इतना ज्यादा ट्रेड बढ़ गया, ट्रेड इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा। और अभी तक वहां पर राइटिंग नहीं बनी थी, अभी तक राइटिंग नहीं हुआ है, अभी देखो सब शहर का माहौल देखो, अभी राइटिंग वाइटिंग नहीं बना है। तो इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, सबको नोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे करोगे, रिकॉर्ड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ जाएगी, रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग की जरूरत पड़ जाएगी। और इसीलिए यहां पर यह बात हुई है
कि ये सारी चीजों का रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्या थी? राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसीलिए राइटिंग का आविष्कार जो है करना पड़ा। जाहिर सी बात है, इतने व्यापार हो रहे हैं, इतने लोग भाई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई लेन देन कर रहा है, तो नोट तो करना पड़ेगा। आपके मेसोपोटामिया में ही नहीं, मेसोपोटामिया से काफी सारी चीजें बाहर जा रही थी, बाहर से काफी सारी चीजें मेसोपोटामिया आ रही थी, तो नोट तो करना पड़ेगा। तो नोट करने के लिए क्या हुआ? राइटिंग जरूरी पड़ गई। दैट्स व्हाई राइटिंग इज नीडेड। अब यही सारी चीजें हो रही हैं, जैसे देखो ये पूरा तुम्हारा मेसोपोटामिया में है ना, ट्रेड बढ़ गया, ट्रेड के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जिसके लिए हमें राइटिंग की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। अब आगे अगर इसकी बात करें, जैसे कि जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितना ट्रेड हो रहा है, जितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो एक बात बताओ, अपने घर पे मैन्युफैक्चरिंग करके अपने घर के लिए रखे रहोगे? नहीं ना भाई, दूसरे को तो देना है ना। आप आज कुछ चीज का कंपनी खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, तो उसको लोगों के लिए खोल रहे हैं ना, ताकि आकर के लोग लें दें, तब ना आपका फायदा होगा। तो एक बात बताइए कि जब तक कोई चीज है, आप उसको कहीं भेज नहीं रहे हैं, कोई चीज आपके यहाँ आ नहीं रहा है, तो कैसा लेन देन, कैसा बिजनेस, कैसा ट्रेड? तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि जो चीजें, जो गुड्स हैं, जो सामान बन करके रेडी हो गए हैं, वो कैसे सिटीज टू सिटीज, अलग अलग शहर में ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। उस समय हालांकि ट्रांसपोर्ट वाला व्यवस्था कुछ था नहीं, है ना भाई, ट्रांसपोर्ट नहीं, एकदम अभी शहरी बस रहे हैं। तो अब जरूरत पड़ी, कोई बोला कोई दूर दूर से आ रहा है लेने के लिए कुछ सामान, भाई सब तो जो जब आप गुड्स बन रहा है, जो सामान बन के रेडी हो रहा है, उसको अलग अलग शहर पे बेचना तो पड़ेगा ना, भेजेंगे तभी तो बिकेगा, तभी तो ट्रांजैक्शन प्रॉपरली होगा। तो अब जो है क्या था माहौल, सुनिए कुछ इस प्रकार का कि फूड रिसोर्सेज वेयर इनफ। मेसोपोटामिया में खाने का तो कोई दिक्कत ही नहीं था, खाने का तो कोई दिक्कत था ही नहीं, फूड रिसोर्सेज एकदम इनफ थे। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एकदम मस्त व्यवस्था था एग्रीकल्चर का, तो फूड रिसोर्सेज में तो कमी नहीं थी। वहां पर कमी किस चीज की थी? वहां पर कमी थी स्टोन्स की, जो होते हैं ना बेशकीमती टाइप के जो पत्थर होते हैं, वो ना रतन सुने होगे, ना रतन, ऐसे टाइप के जो भी पत्थर होते हैं, वो लकड़ियों की, मेटल्स की, इस सब चीज की मेसोपोटामिया में कमी थी। लेकिन फूड रिसोर्सेज मतलब बहुत ही ज्यादा फूड रिसोर्सेज थे। तो कॉमन सी बात है, अगर हमारे पास पेन है, बहुत सारा पेन है, और आपको पेन की जरूरत है, और आपके पास बहुत सारा ढक्कन है, हमको ढक्कन की जरूरत है, तो भाई हम लोग तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, तो इसीलिए जब दो लोग का जरूरत है तो वो आपस में ट्रेड कर ही लेंगे। तो जैसे कि मेसोपोटामिया में खाना बहुत था, लेकिन ये सब मेटल वोटल्स नहीं थे, और ऐसे ही कोई दूसरा जगह होगा जहां खाना बहुत कम है, मेटल वोटल, लकड़ी उकड़ी है, तो लकड़ी के दम पे तो जिएंगे नहीं ना। तो इसीलिए नॉर्मल सी बात है, एक्सचेंज उन दोनों में भी होगा। अब आगे देखो क्या क्या चीजें थी जो यहां पर नहीं है। कॉपर नहीं था, टीन नहीं था, सिल्वर नहीं था, गोल्ड नहीं था। तो अब देखो यहां पर मेटल्स, जो भी रत्न है, स्टोन्स, वुड्स, मेटल्स, कॉपर, टीन, ये सारी चीजें यहां पर नहीं थी मेसोपोटामिया में, तो इसको बाहर से मंगवाना पड़ता था, बाहर से दूसरे शहर से इंपोर्ट होता था। और यहां पर फूड रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे कि यहां से एक्सपोर्ट करना होता था। मतलब समझ रहे हो कि बिजनेस लाइन में कूद रहे हैं मेसोपोटामिया, बस करके रेडी हो गया, बिजनेस लाइन में कूद गए सब। अब ये लोग इतने सक्षम हो गए कि अब ये लोग को क्या करना पड़ा, इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन चालू करना पड़ा। समझ रहे हो? इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन, फूड का एक्सपोर्ट करेंगे, और जितना भी मेटल वगैरह होगा उसको इंपोर्ट करेंगे। तो टीन, कॉपर, सिल्वर, सोना, चांदी, ये सब कहां से ये लोग लाते थे? टर्की और ईरान से। कहां से लाते थे? टर्की और ईरान से इंपोर्ट करते थे। अब देखो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन तो चालू हो गया। क्या क्या चीज ये लोग एक्सपोर्ट करते थे? तो मेसोपोटामिया वाले एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे? टेक्सटाइल्स, फूड रिसोर्सेस, है ना, टेक्सटाइल्स और फूड रिसोर्सेस, खाना पीने का सामान था, जितना भी कॉटन वगैरह था, टेक्सटाइल्स वगैरह था, इसको ये लोग यहाँ से भेजते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा है। कैसा भेड़ ओड़ चरा रहे हैं एकदम मस्त तरीके से, तो खाने वाने का कोई तो दिक्कत है ये नहीं है, गाय भैंस है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, तो खाने पीने का कोई कमी नहीं है। तो इसको वो लोग एक्सपोर्ट यानी बाहर बेचते थे। और बाहर से क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं? बाहर से क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं? सिल्वर, टीन, गोल्ड, कॉपर, यानी कि मेटल वाला जितना चीज है ये लोग बाहर से मंगाते थे, और अपने के यहाँ से खेती का सारा सामान, फूड रिसोर्सेज बाहर बेचते थे। तो कैसे भेजेंगे? अब बताओ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा हमको, कुछ आपके यहाँ, आपसे कुछ हमरे यहाँ लाना होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभा रहा था अर्बन डेवलपमेंट में। भाई डेवलपमेंट कैसे होगा किसी भी जगह का? जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज्यादा फायदा, उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, लोग आएंगे, भिड़ेंगे, पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इकोनॉमी जो है उस जगह की तगड़ी होगी। तो भाई
यहाँ पर ऐसे कैसे बढ़ेगी कि अपने ही शहर में 100 ट्रांजैक्शन हो रहा है, खाली एक तो होगा कि आप अपने ही परिवार में कुछ सामान बेच रहे हैं और पूरे देश दुनिया में बेच रहे हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। तो मेसोपोटामिया में खाने का और टेक्सटाइल्स वगैरह बहुत अधिक मात्रा में थी, तो इसको ये लोग बाहर बेचते थे और बाहर से अपने यहाँ क्या मंगाते थे, मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड, कॉइन, ये सब जो सारी चीजें वो बाहर से मंगाते थे। तो ये बताओ इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब उस समय एयरपोर्ट का हवाई जहाज यही सब तो था नहीं कि साइंस से उड़ के ले आ देंगे, ठीक है, होम डिलीवरी तो हो नहीं रहा था। तो उस समय ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी था डेवलपमेंट के लिए। भाई ट्रांसपोर्ट रहेगा तो काम आसान हो जाएगा, और जिसका महत्व आप लोग समझते ही हैं। तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए करने के लिए उस समय सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय था पानी के द्वारा। ट्रांसपोर्ट तो जरूरी हो गया, और ट्रांसपोर्ट का जो सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय था वो क्या था, पानी के द्वारा। पानी के द्वारा क्या, पौड़ के जाओगे क्या, बस्ता लेके पौड़ के जा रहे हैं कि सामान पहुंचाने? नहीं, पानी के द्वारा का मतलब नाव का इस्तेमाल होगा। तो उस समय देख रहे हो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कौन सा आएगा, ट्रांसपोर्ट भैया पानी वाला, क्योंकि वो सबसे सस्ता और टिकाऊ पड़ रहा है, ठीक है। तो रिवर बोट्स का वहां पर व्यवस्था किया जाने लगा ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए। तो ये आप एक माहौल देख रहे हैं, यहां पर फटाफट से देख लीजिए। फूड रिसोर्सेज में क्या लैक ऑफ किसका, स्टोन्स, पत्थर जो था, मेटल जो था, इसकी कमी थी बहुत ज्यादा। फूड रिसोर्सेज तो खूब ज्यादा थे, खाने वाने का कोई दिक्कत था ही नहीं। तो ये लोग कॉपर, टीन, चांदी, सोना जो है टर्की, ईरान से मंगा लिया करते थे और खाना पीना को एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। क्या खाना पीना को एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ेगा ही। ट्रांसपोर्ट करें भाई कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे जो सस्ता सरल उपाय था वो था जल के माध्यम से। तो ये देख लो, जल के लिए ये नाव बनाया गया। नाव पैसे ही सामान ला दे चच्चा, मुस्कुराते हुए पौड़ी मारते हुए चल दिए कि चलूं 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 चलूं, चल के अपना सामान हर जगह पहुंचा दिए। तो देख लो, ये इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन का सिस्टम हो गया। और ये रही एक बात कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था रेगुलर एक्सचेंजेस के लिए। तो वही गवर्नमेंट वाली बात जो हम आपसे बताए हैं कि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, पता चला भाई 10,000 का ही रसनवे नहीं है और चच्चा 10,000 मांग रहे हो जाने का नाव से, कि नहीं हम 10,000 लेंगे तो अब जाएंगे, तो नहीं ना चलेगा भाई। तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो चच्चा को पकड़ के समझाएगा कि अरे मान जाइए चच्चा, है ना, कि इतने में मान जाइए, फिर नहीं तो फायदा क्या होगा। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जरूरत पड़ा, नहीं तो ये अपने मन मुताबिक मांगते कि नहीं 1 बुर्रा ले जाना है, 10 बुर्रा, चलो 8 बुर्रा हमको दे दो, 2 बुर्रा तब पहुंचाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चाचा को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो कि समझाएगी कि अरे मान जाइए। तो इसके लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो है जरूरत पड़ा। तो ये आप माहौल देख रहे हैं किसका, किस हिसाब से जो है यहाँ पर चीजें सिविलाइज्ड हो रही हैं, शहरीकरण में कैसे माहौल जो है बन रहा है। अब थोड़ा सा लोग हम राइटिंग पे पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं, ये जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है अब लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि चाचा को हाली गए पौड़ने के लिए, को चक्कर लगाएं, इनको कितना देना होगा, रोज कितना चक्कर लगा रहे हैं। तो इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन जो भी किया जा रहा है, फूड और रिसोर्सेज का एक्सपोर्टेशन, मेटल्स का इंपोर्टेशन किया जा रहा है, तो इसको नोट करना पड़ेगा ना कि किस शहर से कितना माल आया, किस शहर में कितना माल गया। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, राइटिंग का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए राइटिंग का आविष्कार होने वाला है, जिसके लिए राइटिंग को बनाना जरूरी पड़ गया, ठीक है। तो क्या कारण होगा, एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन को नोट करने के लिए, जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको नोट करने के लिए राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी पड़ी, और जिसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए राइटिंग का जरूरत पड़ेगा। तो अब चलिए उसका भी आविष्कार कर देते हैं। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, साइड हटिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि राइटिंग कैसे बनी, राइटिंग का क्या रोल रहा, कैसे इवॉल्व हुई, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा अब कर लेते हैं। तो चलिए, अब तो अभी तक तो हमें ये पता चल गया कि राइटिंग की जरूरत किस लिए पड़ा, क्यों पड़ा। भाई रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो राइटिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। रिकॉर्ड्स रखने होंगे, किस लिए रखने होंगे, ट्रेड के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसको तो रखना ही पड़ेगा, है ना। तो राइटिंग की हमें जरूरत पड़ी। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि राइटिंग इवॉल्व कैसे हुई मेसोपोटामिया में, कैसे इसका पूरा जो है निकलता है, डेवलपमेंट कैसे होती है राइटिंग की, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कहानी स्टार्ट होती है आपकी वही 3200 वाले में, है ना। अभी याद है कि नहीं, जब पहले हम लोग देख रहे थे स्टार्टिंग में 3500 से 2300 तक कौन चल रहा था, सुमेरियन चल रहे थे, ठीक है। तो अब बात है अराउंड 3200 में। 3200 में सबसे पहला मेसोपोटामियन टैबलेट लिखा गया। 3200 में सबसे पहला मेसोपोटामियन टैबलेट लिखा गया। वो टैबलेट क्या है, कुछ नहीं है, केवल मट्टी का गिलावा टाइप का है, जिसको एकदम गीला गीला मट्टी होता नहीं, सान जिसे सान दिया जाता है, वही मट्टी सान करके चपटा जैसा बना दिया गया है। उसी पे पाइप घींच करके घाम में उसको सुखवा दिया गया और वही बन करके आ जाता है आपका
टैबलेट, उसी को टैबलेट बोलते हैं। एक टैबलेट जो है वो एक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से, भाई देखो रिकॉर्ड करने के लिए राइटिंग की जरूरत पड़ेगी ही। अब उस समय ये ABCD वॉवेल कॉन्सोनेंट तो निकाला नहीं गया, इस प्रकार से निकाला गया कि क्या किया गया, टैबलेट बनाया करते थे। जैसे क्या कि अगर हमको सूरज को दर्शाना है तो हम एक मट्टी का ऐसे टैबलेट लिए, इस पे गीला गीला है, इस पे हम सूरज का ऐसे चिन्ह बना करके ऐसे 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 साइन बना दिए। देखो मेन बात है, अल्फाबेट्स नहीं हुआ करते थे, साइन हुआ करते थे। तो मट्टी के गिलावे पे किसी भी चीज का चिन्ह बना दिए, उसी चिन्ह से किसी चीज को रिप्रेजेंट कर देना, उसके बाद उसको धूप में सुखा देना, वो एकदम हार्ड हो गया। हार्ड होकर के आप जैसा इमेज में देख रहे हैं वैसा ठीक इमेज बन जाता है। हार्ड होने के बाद वही आपका राइटिंग टैबलेट कहलाने लगता है। ठीक है, एक टैबलेट एक ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आपको ये दर्शाना हो कि ये ट्रांजैक्शन हो गया तो आपको एक टैबलेट हम दे देंगे, उस टैबलेट पे क्या है, राइटिंग की गई होती है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग कहां से होता है आपका, 3200 में। ठीक है, 3200 में सबसे पहला मेसोपोटामियन टैबलेट लिख करके आया। उस टैबलेट में क्या था, चिन्ह और नंबर्स हुआ करते थे। नंबर क्या है, कुछ नहीं है, नंबर का मतलब पाई खींच दो। ये क्या है, ये सूरज का देख रहे हो, ये चिन्ह है, और इसी में अगर हम बस नंबर्स की बात करें तो ऐसे ऐसे करके कुछ पाई खींच दो, ये नंबर हो गया। गिनना हो कि 4 ठो ले गया हो तो जठो है तो पाई खींच दो, उस हिसाब से ये जो साइंस है वो बनाए गए। तो उस टैबलेट पे चिन्ह और नंबर्स लिखा जाते थे। 2600 की आने के दौरान देखो सबसे पहला लिखा गया आपके वही 3200 में, है ना, टैबलेट जहां पर केवल चिन्ह और नंबर्स हैं। और इधर आगे बढ़े तो 2600 में आते आते जो लैंग्वेज था, ठीक है, जो लैंग्वेज था और जो उस पे जो कंटेंट लिखा जा रहा था वो कौन सा था, सुमेरियन लैंग्वेज था। क्योंकि भाई सुमेरियन लैंग्वेज तो हमें पता है ना, 2600 में क्या चल रहा था आपको याद होगा। सबसे पहले अगर हम बताए होंगे तो उसमें बताए थे 3500 से लेकर के 2300 तक, 3500 से लेकर के 2300 तक कौन किसका राज चल रहा था, किसकी सिविलाइजेशन चल रही थी, सुमेरियन की। तो लैंग्वेज कौन सा होगा, सुमेरियन होगा। तो 3200 में सबसे पहला टैबलेट लिखा गया। इसके बाद टैबलेट पे क्या चिन्ह था, नंबर्स थे। आगे बढ़िए तो 2600 में एक लैंग्वेज जो लिखी गई सुमेरियन थी और जो तरीका था वो क्यूनिफॉर्म था। क्यूनिफॉर्म तरीका क्या होता है, चौक चौक चीजें, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, सारा चौखा चौखा टाइप का, ट्रायंगल टाइप का, एरो टाइप का बना हुआ है कि नहीं। देखिए हर एक इमेज पे देखिए चौक 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 बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब का जो है वो टैबलेट, जो मट्टी का गिलावा जैसा टैबलेट था सुखा करके उस पे बनाया गया। तो बात क्लियर हुई कि नहीं। 3200 में आपका टैबलेट बन के पहला रेडी हुआ जिसपे चिन्ह नंबर्स थे, साथ में बोलिए। इसके बाद 2300 में आकर, सॉरी 2600 में आकर के जो लैंग्वेज था वो तो सुमेरियन था, क्योंकि उस समय सुमेरियन का ही शासन चल रहा था, सुमेरियन ही रह रहे थे। इसके बाद उस समय जो लैंग्वेज, जो तरीका लिखा गया वो क्यूनिफॉर्म था। क्यूनिफॉर्म का मतलब चौंक 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 टाइप का चीजें जो होती हैं उस हिसाब से यहाँ पर लिखी गई। इस हिसाब से आपकी राइटिंग डेवलप करी जा रही है। तो भाई क्या सिस्टम था, क्यूनिफॉर्म में लिखना है, चौंक चौंक उस पर बनाना है, मट्टी का गिलावा लिए, उसको एकदम लपेट करके एकदम गीला हो गया, उस पर फिर हम किसी चीज से बना दिए। सपोज करो सूरज बनाना, चार बनाना होगा तो 1 2 3 4 करके खरोच दिया, फिर उसको घामे में सुखा दिए। अब जब हमसे कोई 4 चीजें ले जा रहा है तो हम देखेंगे कि 4 पाई वाला टैबलेट है, वो टैबलेट उसको दे देंगे कि तुम हमसे 4 चीज ले गए। किसी को 2 चीज चाहिए तो देखेंगे कि देखो टैबलेट बना होगा 2 वाला, तो 2 वाला टैबलेट दे देंगे। समझ पा रहे हो, क्या भावना समझ रहे हो ना। तो माटी का गिलावा को घाम में सुखवा देते थे, वो बन जाता था। हर एक लेन देन के लिए, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए केवल एक टैबलेट का इस्तेमाल होता था। क्यों, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, टैबलेट पे तो पहले से लिखा हुआ है चिन्ह का, वो जो कि आप देना है, तो एक ट्रांजैक्शन के लिए केवल एक ही टैबलेट मान्य हुआ करता था। आगे बढ़े तो जो सुमेरियन लैंग्वेज था वो देखो 2400 आते आते अकाडियन से रिप्लेस कर दिया गया। कैसे रिप्लेस कर दिया गया, स्टार्टिंग में देखो ना 3500 से लेकर के 2300 2400 तक तुम्हारा सुमेरियन चला था, फिर सुमेरियन लैंग्वेज चल रहा था। लेकिन उसके बाद कौन आ गए थे राज करने के लिए, रहने, अकाडियन आ गए थे। तो अकाडियन आएंगे तो उन्हीं का लैंग्वेज चलेगा। तो सुमेरियन लैंग्वेज जो है 2400 में, 2300 से 2400 के अराउंड आते 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 सुमेरियन से कौन सा लैंग्वेज में बदल गया, अकाडियन लैंग्वेज में बदल गया। ठीक है, तो ये माहौल था, सुखा करके बनाते थे, सब ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग टैबलेट था, और लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन से होकर के अकाडियन में बदल गई। तो अगर हम राइटिंग की बात करें तो मेरे साथ आप दोहराइएगा फिर से, राइटिंग कुछ नहीं थी, एक टैबलेट पे चिन्ह खींच करके लिखा जाता था। वो टैबलेट को जो है घाम में सुखा दिया जाता था, मट्टी का गीला टैबलेट, उस पर पाई खींच दिए, फिर घाम में सुखा दिए, वो टैबलेट बन करके रेडी। पहला टैबलेट कब बना, फटाक से बोलिए, 3200 में। कौन सा लैंग्वेज उस पर चल रहा था, सुमेरियन, क्योंकि 3500 से लेकर के 2400 तक सुमेरियन का राज चला था। 2600 में आते आते क्या हुआ, क्यूनिफॉर्म तरीके से उस पर लिखा जाने लगा। क्यूनिफॉर्म का क्या मतलब है,
चोंख चोंख टाइप का एरो एरो खींचना, उस हिसाब से जो भाषाएं लिखी जा रही हैं वो क्यूनिफॉर्म कहलाती हैं। ठीक, उसको घाम में सुखवा देते थे तो वो सूख जाता था। आगे बढ़ाया जाए तो एक ट्रांजैक्शन के लिए एक टैबलेट इस्तेमाल किया जाता था, और सुमेरियन जो है 2300 से लेकर के 2400 के बीच रिप्लेस कर दिया गया अकार्डियन के द्वारा। ये हो गई आपके राइटिंग की बात कि राइटिंग कैसे डेवलप करी जा रही है। यही आपका जो देख लीजिए जो साइंस है, यही आपके राइटिंग वाले हैं ये सारे। इसके बाद अगर हम और बात करें कि राइटिंग का इस्तेमाल क्या क्या हुआ था, तो देखो कॉमन सेंस की बात है, आज के समय में इस्तेमाल क्या है राइटिंग का, आप ही बताइए। राइटिंग से हम किसी चीज को नोट कर पा रहे हैं, राइटिंग से हम किसी चीज को डिनोट कर पा रहे हैं, किसी चीज को याद कर पा रहे हैं। तो उस समय राइटिंग की जब बात आएगी तो मेरे सामने जितना आप साथ में बोले उसमें और कुछ चीजें क्या ऐड कर देंगे। सबसे पहले नहीं देखते हो कि पहले के राजा ऐसे जो फोटो लगा हुआ आते थे, ऐसे कुछ पत्र लिखते थे कि राजा जी ने ये घोषणा किया है कि इसकी बाद आज जो कोई भी 5 बजे से बाहर निकलेगा उसका टंगरी छटवा देंगे, धन्यवाद, ऐसे करके जी हुजूर कह के कर देते थे। हो नहीं है पहिल का वाला स्क्रोल जिसे कहते हैं, इसको ऐसे खोले पढ़े फिर गोरे बंद किए, ऐसे झुकाए राजा के सामने चल दिए, संदेशा आता था राजा का, तो ऐसे पढ़ा जाता था। तो इसके लिए रिकॉर्ड को रखने के लिए राइटिंग की जरूरत है भाई, डिक्शनरी बनाने के लिए राइटिंग की जरूरत है, लीगल वैलिडिटी देने के लिए कि हाँ फलाने राजा ये घोषित कर दिए हैं ये घर मेरा है, ये घर तुम्हारा है, इसके आगे तुम्हारा नहीं, ये राजा का क्षेत्र है। मतलब तमाम तरीके की लीगल वैलिडिटी देने के लिए जो है कहानी राइटिंग का इस्तेमाल होता था। राजा के भावनाओं के लिए, राजा के कथनों के लिए, राजा के कहानी के लिए जो है कि नहीं होता था कि और राजा बहुत बड़े हैं, इनके बारे में देखो वो किताबों पे लिखा गया है, ठीक है, नोट करवाया जाता है ना, तभी तो आप फलाने फलाने पढ़ते हैं सबके किताबों के बारे में, ठीक है। कैसा बहुत जिसे बहुत सारे हैं, जैसे अकबर का अकबरनामा है, आप उनके बारे में पढ़िए, पूरा उनका कहानी है उसके बारे में, ठीक है, कैसे कैसे है सारी चीज़ें। तो वो अलग अलग राजा थे जो अपने नरेशन के लिए, अपना कहानी के लिए लिखते थे, तो उसके लिए राइटिंग का जरूरत पड़ता था। आगे बढ़े तो राजा जो घोषणा करते थे, वही वाली बात कि जो घोषणा कर रहे हैं उसके लिए इसकी जरूरत है। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी जरूरी चीज को नोट करके रखना है कि पता चला कि ये आग है, आग से जल जाता है, या जैसे सपोज करो कुछ कोई था एक्सपेरिमेंट करते 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 नीम का ये खोज दिया कि नीम को अगर घाव पे हम लगा रहे हैं तो नीम सूख जा रहा है, घाव सूख जा रहा है, यानी कि नीम हमारे लिए मददगार है। तो वो क्या किया, नोट करके रख दिया, ये इन्फॉर्मेशन है, नोट करके रख दिया कि आने वाली पीढ़ी भी नीम का सही इस्तेमाल करे। तो इसके लिए राइटिंग जरूरी है। सेंडिंग मैसेजेस, मैसेज को इधर उधर भेजने के लिए सबसे ज्यादा राइटिंग जरूरी है। और फिर हम एक बात आपको ये बता रहे हैं कि राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर यही राइटिंग नहीं मिली होती हमें, यही राइटिंग जो है अगर अभी तक नहीं मिली होती, मानव इन्वेंट नहीं किया होता, तो ये सारा ज्ञान कहां से हमको आपको मिलता। ये सारा ज्ञान हमको आपको कैसे मिला, सोर्सेस की वजह से ना, वो रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिले उसी की वजह से ना ये सारा ज्ञान हमें मिला। तो सोचो राइटिंग कितना जरूरी है, राइटिंग जरूरी नहीं होता तो वो सब ज्ञान है हमको नहीं मिलता, ठीक है। तो राइटिंग इसलिए वहां पर जरूरी हुआ करता था। ये कुछ राइटिंग के बारे में बातें हो गई। कैसे लिखा जाता था आपको पता ही है। अब जो क्यूनिफॉर्म वाला तरीका है, थोड़ा सा क्यूनिफॉर्म वाले तरीकों को समझ लो। जो वहां पर क्यूनिफॉर्म जो चीजें हैं, जो टैबलेट पे जो बात लिखी गई है, टैबलेट पे जो चीज बनाई गई है, जैसे कि अभी हम यहां पर लिखे हैं क्या कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि क्या हम लिखे, मान के चलो जिसको मिटा रहे हैं, राइटिंग है कि नहीं है। अभी देखो जो मैं यहां पर चीज लिखने वाला हूं एप्पल, मैं क्या लिख दिया एप्पल, एप्पल लिखा तो एप्पल राइटिंग है कि नहीं है। और जैसे ही हम एप्पल लिख रहे हैं आपके मन में आ गया वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाली बात, आ गया कि नहीं आ गया। एप्पल यहां से बोल रहे हैं तो ये वॉवेल होता है, जो कंठ से बोलते हैं वो वॉवेल होता है, ठीक है। आपका इंग्लिश का भी बैच चलाएंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, हिस्ट्री खत्म करवा देते हैं, आपका इंग्लिश का भी एकदम बेसिक क्लियर करेंगे। इंग्लिश के लिए भी आपके लिए बैच आने वाली है, ठीक है। ग्रामर वमर के लिए भी देखो वॉवेल कॉन्सोनेंट आ गया तो सोचे आपको बता दें। अब आप तो बीच वाले हैं, है ना, यानी कि अब हमारे फैमिली मेंबर हैं, कंटिन्यू है, तो आपके लिए इंग्लिश के लिए स्पेशल बैच लाने वाले हैं, बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले टर्म ये सब आपका सिलेबस निपटा लिया जाए, ठीक है। तो एप्पल जैसे लिख दिया, एप्पल क्या है, एक वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला मैटर है, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहां पर अभी मैं APPLE लिख दिया तो आप समझ गए एप्पल। और बस क्या होता उन लोगों के जमाने में, क्या अगर मैं ऐसे बना दूं और यहां पर ऐसे निकाल दूं तो आप समझ गए एप्पल। बस यही है कि हम एक जगह लिख रहे हैं और एक जगह केवल चिन्ह दे रहे हैं। तो वहां पर क्या, वहां पर वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं चलता था, वहां पर चिन्ह दे दिया जाता था। वो टैबलेट पे क्या दे दिया जाता था, चिन्ह दे दिया जाता था, जिससे लोग समझ जाते थे। अब जो भाई पढ़ने वाला है, जैसे आप लोगों को ABCD याद करना होता है कि नहीं, क ख ग याद करना होता है कि नहीं, अ आ ई याद करना होता है कि नहीं, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ग्रामर पूरा याद करना होता है। मतलब आप 3-4 साल अपने जीवन का बस राइटिंग में ही निकाल देते हैं,
बचपन के 3-4 साल बस आपको यही सारी चीजें दिखाई जाती हैं कि लिखो पढ़ो, कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं। तो वहां के जो कथन थे, आप इस समय सोचिए कि आज के समय में पढ़ाई का लिखाई का इतना मतलब डगमगाया हाल है, तो उस समय तो भाई बना ही था। उस समय लोग क्या ही करते है ना। तो जितने भी स्क्राइब्स थे वो क्या करते थे, उनको भाई उनको तो बताना है, उनको तो पढ़ना है, तो उनको 7 ठो साइन याद करना पड़ता था। जैसे आप लोगों को ABCD याद करना होता है, 1 2 3 याद करना होता था, बचपन में पहचानना होता था ना कि 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, ABCD होता है, BAT बैट होता है। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे ही उन लोगों को भी सीखना पड़ता था। जैसे आपके लिए एक कला है एप्पल को याद करना, बैट को याद करना, 1 2 3 को याद करना, वैसे ही सेम सिस्टम उन लोगों के लिए भी हुआ करता था, उन लोगों के लिए भी एक कला के जैसे था। तो 2 बातें ध्यान रखेंगे कि एप्पल कह रहे हैं, वो वॉवल कॉन्सोनेंट नहीं था, वो जो टैबलेट पे लिखा गया था, ठीक है, वो चिन्ह सिंबल वगैरह हुआ करते थे, और साथ में ही क्या याद करने के लिए जो भाई पढ़ने वाले उनको 7 ठो चीजें याद करनी पड़ती थी, और ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। जैसे आप लोगों के लिए याद है बचपन में कितना पढ़ मरा है लिखने के लिए, ABCD 1 2 3 याद करने के लिए कितना मुश्किल लगता था उस टाइम के लिए। तो वैसे ही ये लोगों के लिए भी एक कठिन काम था, इन लोगों का लिए वो एक आर्ट था। तो ये बातें हो गई आपके राइटिंग के बारे में। तो अब जहां पढ़ाई लिखाई की बात आ गई, जहां लिखाई पढ़ाई की बात आ गई, तो लिटरेसी का भी बात आएगा कि ठीक है राइटिंग इन्वेंट हो गई है ना। देखो ध्यान से बात, राइटिंग इन्वेंट हो गए, राइटिंग को हम लोग बना दिए, डेवलप हो गई, लेकिन ऐसे कितने लोग थे, राइटिंग बन करके रेडी हो गई, लेकिन ऐसे कितने लोग थे जिनको राइटिंग आ रही थी। बात समझ रहे हो कि नहीं। राइटिंग को तो हम बना दिए, राइटिंग को तो हम, जैसे कि मेसोपोटामिया को तो हम खोज लिए, मेसोपोटामिया जगह है जान गए। फिर अभी हम लोग देख रहे थे कि मेसोपोटामिया में कैसे लोग रह रहे हैं, शहरी जीवन क्या है। वैसे ही राइटिंग तो बन गई, राइटिंग बन करके रेडी हो गई, टैबलेट पे यूनिफॉर्म शेप में लिख दिए, बात लोग रेडी हो गए, राइटिंग बन करके तैयार। अब मैटर ये फंस रहा है कि उस राइटिंग को समझ कि कौन लोग पा रहे हैं, कौन लोग नहीं पा रहे हैं। मतलब कि लिख पढ़ कितने लोग ले रहे हैं। लिखने का मतलब वो सिंबल बनाना, और पढ़ने का मतलब जो सिंबल है उसको समझ जाना। तो कितने लोग अभी सक्षम हो गए लिखने पढ़ने के लिए, अब उसके ऊपर चर्चा होने वाला है। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं ना, यूनिफॉर्म से भी याद रखेंगे। 3200 में पहला टैबलेट बना, ये ध्यान में रखेंगे। 2600 में जो है कि आपका सुमेरियन लैंग्वेज चल रहा था, जो कि टैबलेट पे लिखा जा रहा था, यूनिफॉर्म शेप में लिखा जा रहा था। फिर आते आते 2400 में अकार्डियन के द्वारा बदल दिया गया, गांव में सिखाया जाता था। वो अल्फाबेट कॉन्सोनेंट तो था नहीं, ठीक है, था कौन सा भाई, चिन्ह टाइप का, है ना। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लिखाई इन्वेंशन हो गया, लिखना हम लोग इन्वेंट कर दिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सक्षम है लिखने में पढ़ने में, कितने ऐसे काबिल लोग हैं जो लिख पढ़ पा रहे हैं। यानी कि अब बात करते हैं लिटरेसी के बारे में। तो लिटरेसी का कुछ हाल ये था कि बहुत कम राजा थे जो कि लिख और पढ़ पाते थे। आज के समय में भी आपके नेता परेता हैं कितना कि जिनको ABCD ना आता होगा। आज के समय भी कितने ऐसे रूलर हैं जिनको ABCD ना आता हो। कितना गांव के प्रधान है जो अंगूठा छाप है कि नहीं है। तो आज के समय भी जितने नेता परेता हैं वो अंगूठा छाप ही है। तो खैर बात हो रही है उस समय की, 3500 BC की बात हो रही है, हजारों साल पहले क्या बात हो रहा है। तो उस समय सोचिए क्या हाल हुआ होगा, चूंकि बन रहा था उस समय, तो खैर इन्वेंशन नहीं हुआ था राइटिंग वाइटिंग का, तो उस समय क्या ही हाल हुआ होगा। तो बहुत कम ऐसे राजा थे जो कि लिख पढ़ सकते थे, और जो राजा लिख पढ़ सकता था उसका बड़ा नाम होता था। जैसे कि पहले के जमाने में नहीं सुने हैं कि कोनो 8 पास कर लेते थे तो बोलते थे कि अरे हाउ 8 पास हुआ भैया, बोलते थे ना। अरे कोई 10th पास कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि अरे वो 10th पास है ना, मैट्रिक पास है। ऐसे आदमी कहते थे कि 10th पास है, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके दहेज में साइकिल उसको मिलेगी, रेडियो मिलेगा, ये कहते थे। तो उस समय जब मेसोपोटामिया का बात हो रहा है तो बहुत कम ऐसे राजा थे जो लिख पढ़ सकते थे, और जो राजा गलती से लिख पढ़ सकता था, जो सक्षम हो गया, काबिल बन जाता था, उसका बहुत लंबा चर्चा चलता था, लिखा जाता था उसके बारे में कि ये फलाने राजे को लिखना पढ़ना आता था, बहुत ही बड़ी चीज हुआ करती थी। आज बच्चा बच्चा लिख पढ़ रहा है कि नहीं। तो ये चीजें, और दूसरा क्या, उन लोगों को 7 ठो से ज्यादा साइन याद करना पड़ता था। बेसिक सा कंसेप्ट है, जैसे आप लोग बचपन में ABCD रटे, 1 2 3 रटे, क ख ग घ रटे, अ आ ई रटे, इतना चीज सब रटे हैं ना, ध्यान रहे, प्रैक्टिस किए, खूब दबा करके प्रैक्टिस किए। वैसे ही ये राजा लोगों को भी हंड्रेड्स ऑफ साइंस, बहुत ज्यादा साइंस को जो है, जितने भी सिंबल हैं, चिन्ह हैं, सबको ध्यान में पढ़ना पड़ता था। और इतना टफ काम है। कितने होते थे बचपन में कि आप लोगों को
मार पीट के दपेट के सिखवा दिया गया तो अब सीख गए। अब बहुत लोग जो थेथर हैं वो नहीं सीखें, और आज भैया क्या है इसे मांगते हैं, साइन मारने के लिए बोलोगे तो बोलेंगे कि नहीं वो लाइए, उस पर इसे टूब के टूब देंगे। ये हाल हो जाता है। तो उस सक्षम तो है ना आप सिग्नेचर करने लायक, तो उस समय भी यही हाल था। बहुत सारे राजाओं को 7 से ज़्यादा साइन याद करना पड़ता था, और साइन जो है बहुत ही कठिन हुआ करता था याद करने में। कैसा आप इमेजिन करके देखिए कि आपको जब 1 2 3 सिखाया जा रहा था कि कितना टफ लग रहा था, कि ऐसी बनाना होता था 1 2 3 करके, है ना। तो टफ तो था ही। अगर एक राजा, वही बात, अगर एक राजा लिख और पढ़ सकता था तो वो बहुत ही ग्रेट बन जाता था। क्या बन जाता था, देखो चौथे लाइन में ये लिखा है ना, इफ ए किंग कुड रीड एंड राइट इट इज ए ग्रेट बात फॉर हिम, है ना। बहुत बड़ी बात हो जाती थी उनके लिए, ग्रेट थिंग हो जाती थी। उसको रिकॉर्ड्स में लिखा जाता था कि अरे ये राजा थे, उनको लिखना पढ़ना आता था, ये उनकी एक आत्मकथा बन गई। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज हुआ करती थी, ठीक है। ये हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेसी के बारे में। और किंगशिप ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग। अब वही राजा जो सक्षम हो जाता था, वही मेसोपोटामिया वाले में जो व्यापार चल रहा है उसको भी हैंडल करता था, राइटिंग को भी हैंडल करता था। बात किया था ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए भाई दोनों चीज को हैंडल करने के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन वही राजा बनता है। और स्टार्टिंग में हम आपको बताएं कि 10 लोग जहां पर आएंगे, एक अपने आप को काबिल बनता ही है। 10 लोग जहां रहे, एक अपने आप को काबिल बनेगा, सोचेगा कि हम ही बॉस हैं। तो वैसे ही जो बॉस बन गया, उसके साथ 10 लोग आकर के रह गए, दिमाग से भी तेज हो गया, बल से भी तेज हो गया, वो राजा बन गया। और यही आज का समय भी नियम है ना। बशर्ते आज का तरीका कुछ और है राज करने का, समझ ही रहे, ठीक है। तो ये हो गया, कोई दिक्कत राइटिंग और यूनिफॉर्म शेप में कुछ नहीं। कैसे परिवर्तन हुआ, लिटरेसी रेट कैसे, हम लोग राइटिंग भी समझ लिए, और राइटिंग कितने लोगों को आ रही है ये भी समझ लिए। कितना टफ होता था राजा के लिए, और गलती से राजा सीख जाता था तो उसका बहुत नाम होता था, ठीक है, उसको रिकॉर्ड्स में लिखा जाता था। तो ये कहानी आपकी थी किसके किसके बारे में, राइटिंग सिस्टम और राइटिंग और पूरा राइटिंग वगैरह के बारे में, लिटरेसी और मेसोपोटामिया के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं आगे। राइटिंग का बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। देखो राइटिंग कुछ नहीं है, राइटिंग चाहो तुम हमारे साथ अभी जुबान में बोल लोगे। राइटिंग का कंसेप्ट कुछ नहीं है, टैबलेट पे लिखा जाता था, जो लिख पढ़ लेता था वो बहुत ही महान कहलाता था। ये पूरा कहानी आपके राइटिंग का हो गया। अब थोड़ा सा हम वापस अपने जो है कि मेसोपोटामिया में घुसते हैं। राइटिंग का छोटा सा झलक आप देख लिए, क्लियर हो गई सारी चीजें। अब हम फिर से मेसोपोटामिया में घुसते हैं, देखते हैं कि अर्बनाइजेशन, जो अभी अर्बनाइजेशन से ही छोड़े थे ना, वो मीट लस्सी वाला, देखे कि सब एक्सपोर्टेशन और इम्पोर्टेशन स्टार्ट हो गया है। तो समय अनुसार कैसे शहर में लोग बसे, कैसे चीजें और बढ़ती चली जा रही हैं, इसके ऊपर अब थोड़ा सा हम लोग नजर डालने वाले हैं। यानी कि टॉपिक आपका क्या होने वाला है, अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया। कहां पर, मेसोपोटामिया के साउदर्न इलाके में, वहां पर कैसे कैसे अर्बनाइजेशन, वहां पर अब लोग कैसे बस रहे हैं, ठीक है, कैसे बस रहे हैं। अब कैसे लोग मतलब एक्टिव हो रहे हैं, बसना स्टार्ट कर रहे हैं और एक्टिव हो रहे हैं, और मतलब ज्यादा जनता होने वाली है। इस कहानी पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी राजाओं के बारे में और मंदिरों के बारे में। राजा और मंदिर का बहुत ही चौचक कहानी है। अगर आप कहानी के तौर पे बात किया जाए तो देखो कहानी बड़ी सिंपल है। हिस्ट्री कुछ नहीं, हल्का सा फैक्ट जान लो, कहानी समझ लो, दोनों ध्यान में रखो, हिस्ट्री खत्म। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि लोग आकर के बसते हैं, और तुम जानते हो कि जहां 10 लोग आकर के बसेंगे, एक अपने आप को काबिल बनेगा, और जो काबिल बन रहा है बुद्धि से, उसके पास अगर बल हो और उसके साथ 10 लोग और आ जाएं हाथ मिलाने के लिए, तो उसको राज करने से कोई नहीं रोक सकता। यही राज करने का सिंपल सा नियम है कि भाई बुद्धि हो और बल हो, काम खत्म, सबको आप दबा देंगे। हर जैसे हर जगह होता है, आपके क्लास में 2 लोग की राज चलती है, टीचरों के सामने राज चलता है टॉपर्स का, है ना, जो पढ़ने उड़ने वाले होंगे, एकदम पीछे 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 सर मैडम करते हुए लगे रहेंगे। सर के लिए भी बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं। और दूसरे वो जो बरियार हों, गैंग वाले हों, 10 ठो को लेके चलते हो कि उनसे उलझोगे तो बहरे पिटाओगे, और टापर से उलझोगे तो क्लास में पिटाओगे। हाल यही रहता है। तो राज वही दोनों ना करेंगे, आप तो भाई इधर उधर के डमरू जैसे हैं, जो भी बजा के चल देगा। ये हाल हो जाता है। तो किंगशिप का, रूलिंग का सिंबल सा मैटर था कि 10 लोग जहां पर रह रहे हैं, किसी के पास बल छल बुद्धि है, वो राज करने ही करने वाला है। आपके क्लास में 2 लोग राज करते हैं, एक करता है टॉपर, एक करता है गैंग वाले। टॉपर से उलझोगे सर से पिटाओगे, गैंग वालों से उलझोगे स्कूल के बाहर पिटाओगे। यही काम हमेशा चलता आ रहा है। तो मेसोपोटामिया में भी अब जो है सिस्टम थोड़ा सा राजपाठ आने वाला था। क्या आने वाला था,
राजपाट के रिलेटेड आने वाला, तब राजा महाराजा आने वाले थे राज करने के लिए। ठीक है, अब जो है दो मुख्य रोल आप देखने को मिलेगा मेसोपोटामिया में, कि कहानी अब कैसे बदल रही है मेसोपोटामिया की, समझ रहे हैं ना। जीरो से स्टार्ट किए थे, देखो मेसोपोटामिया में क्या भूकंप हड़कंप मचा है। अभी हम लोग साउदर्न पार्ट में देख रहे हैं भौकाल इधर मच रहा है, लोग जुटना स्टार्ट हो गए हैं। राजा का मस्त रोल और मंदिर का मस्त रोल, राजा और टेम्पल यानी मंदिर का, आप देखिए क्या मस्त प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कहानी कुछ इस प्रकार की है, कहानी समझते हैं, पॉइंट पे फैक्ट पे खट 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 क्लिक करते हुए चल जाएंगे। कहानी सुनिए कि कुछ इस प्रकार से है कि देखो लोग हैं, लोग आस्था रखते ही हैं, है ना, अपने पास आस्था रखेंगे ही, किसी ना किसी को पूजेंगे ही। भाई इतना कुछ मिला, कहाँ वो घूम घूम करके साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ पला बड़ा जो मनुष्य, जननी जिसे कहा जाता है जिस देश को मनुष्य का, ठीक है, साउथ अफ्रीका को, वहाँ से मनुष्य पैदा हुआ, बंदर से मनुष्य बन गया, मांस खाता था, इधर उधर नंगा पुंगा घूमता था, उसको खेती मिल गई, खेती मिलने के बाद वो रहने लगा, रह करके वातावरण इतना सुधार गया, इतना विकसित हो गया। सोचो कहाँ से, अब अपने आप को इमेजिन करो कि एक मनुष्य जो कि उसको कुछ पता ही नहीं है, बस खाउर 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 खाने से मतलब है, और एक आज का मनुष्य जो चंद्रमा पे भी है कि नहीं है, जो कि पूरा एकदम नेचर को ही चैलेंज कर दिया है, उतर परत कुल करके रख दिया है कि नहीं है। तो इतनी सारा जो बदलाव आया मनुष्य के अंदर, इतना सारा जो चीजें बदल रही हैं, तो इसके लिए भाई किसी को तो थैंकफुल रहेगा ही, कुछ तो रहेगा ना, एक पॉजिटिव एनर्जी तो लोग मानेंगे ही ना यार, कि नहीं होता है कि नहीं, सब चीज जीवन में सही होने लगता है तो अंदर अंदर से होता है कि अरे भगवान धन्यवाद है, और कुछ गड़बड़ हुआ लिए पड़े हैं जिंदगी में, ऐसे होता है कि नहीं, भाव आता है। तो भाई देखो यही मनुष्य इतना अच्छे से सज सवर करके, देख रहे हो कितना सुंदर से बस गया एक जगह, तो भाई मानेगा, किसको मानेगा, किसी ना किसी को मानेगा, पॉजिटिव एनर्जी को मानेगा, उसी को भगवान जी कहते हैं। तो भगवान में तो मनुष्य का शुरू से आस्था है, तो लोग भगवान को मानते थे। यहाँ पर भगवान आप क्या देखेंगे, एक तो है मून गॉड जो है उनको माना जाता था, और एक जो है किसके किसके हैं, एक हो इनाना है भगवान, जो कि लव और वार के भगवान कहा जाता था उनको। ठीक है, तो ये भगवान है जिन पे आस्था, जैसे आज के समय में आप भगवान बहुत सारे हैं, देख रहे हैं ना, सब पे सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब लोग पूजा पाठ करते हैं, मस्त रहते हैं। तो उस समय भी उनके भगवान हैं, वो लोग भी पूजा पाठ करते थे, आस्था रखते थे। तो भाई भगवान के लिए मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। जब अपने घर में बस गए, इधर उधर घूम रहे थे, अपने घर में बस गए, तो भगवान को भी तो घर में बसाओगे ही। तो अब भगवान के लिए मंदिर वगैरह बना, मंदिर में एक मूर्ति रहती थी, ठीक है, जिसमें लोग अपना तरह तरह से पूजा पाठ करते थे। अब पूजा पाठ करने का क्या तरीका है, कोई गया हाथ गोड़ जोड़ा पूजा पाठ किया। उस समय लोग क्या चढ़ा रहे थे, जो जो उसके उनके पास है। देखो मानवता ये है कि अपने पास कुछ है तो उसमें से छोटी सा भेंट भगवान को दे दे रहे हैं, छोटा सा अपने जीवन का पार्ट भगवान को दे दे रहे हैं, ताकि वो भी खुश हो जाए। ठीक है, हमको इतना कुछ मिल रहा है तो उनको भी हम कुछ दें। तो ऐसे उनके पास उस समय क्या था, उनके पास उस समय दूध दही है, मछली है, गेहूं जौ है, एग्रीकल्चर का सारा सामान है। तो उनके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल होती थी ना, वो जा करके अपना मंदिर में चढ़ा दिया करते थे कि ये भैया भगवान जी आप ही के देन से है ये सब, तो ये ले लीजिए, आप भी कुछ ले लीजिए, ऐसे ही भला किए रहिए, जीवन अच्छा चलता रहे, आशीर्वाद आशीर्वाद बनाए रहिए। ये हाल चलता था। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है और सबका अलग अलग अपना तरीका है पूजा पाठ करने का। ठीक है, तो ये हाल पहले से था। तो जो राजा है वो तो सब सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके रख ही रहा है। ठीक है, और एक क्षेत्र का, समझ रहे हो ना, एक क्षेत्र का सबका आस्था। आज के समय आपको लड़ाई करवानी हो, कहीं से भी किसी में लड़ाई करवानी हो, हर तरफ से मुश्किल है। आप बस भगवान का मैटर छेड़ दीजिए, देखिए तुरंत सरेआम कत्ल हो जाएगा। आज के समय में भी, इस समय जो प्रेजेंट 2021 चल रहा है ना, इस समय में भी कोई भी किसी को भी दंगा दुंगा करवाना हो, बस भगवान का मैटर छेड़ करके देखो, तुरंत दंगा हो जाएगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर दंगा हो जाएगा, बवाल काट मार के हत्या खत्म हो जाएगा। तो ये सेंसिटिव टॉपिक तो शुरू से ही रहा है। अब जो इसको समझ गया था, जो इसको नस पकड़ लिया है, वो उस समय में बिजनेस किया, आज भी कर रहा है। जो भाई अब आस्था हम लोग की अच्छी बात है, आस्था चल रही है, सब चल रही है, ठीक है, पूजा पाठ सही है अपने जगह, हर एक चीज सही है। लेकिन उस समय जो हम भाई सब्जेक्ट का लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, उस समय में भी एक अलग मैटर था। जो बुद्धि का तेज है वो इसको एक मस्त तरीके का ट्रेड बना लिया, बिजनेस बना लिया। और वाकई में टेम्पल देखो, आस्था देखो, उस समय क्या आज भी एकदम मस्त तरीके से ट्रेड में है कि नहीं है। तो जो भाई बुद्धि वाला है, भक्त, जो भाई भक्त हैं, वो अपने आस्था में लीन है, उनका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उनसे फायदा कर रहा है, जो थोड़ा सा खोपड़ी लगा रहा है, वो क्या मस्त एकदम ट्रेड कर रहा है आज के समय में। तो ये सारी चीजें उस समय से स्टार्टेड थी। तो एक क्षेत्र का
एक जो क्षेत्र का सबसे मेन चीज क्या हुआ करता था, टेम्पल। क्योंकि भाई आदमी बस गया है, सिटी रेडी है, अब मंदिर बनवा दिया और मंदिर हो गया मुख्य चीज। उस पूरे एरिया का मंदिर क्या हो गया, मुख्य चीज हो गया। अगर किसी दूसरे राजा को कहीं का राजपाट लेना है, छीनना है, तो वो कहां हमला करता था, मंदिरों पे हमला करता था। अगर कोई राजा दूसरे मंदिर पे कब्जा कर लिया, यानी कि वो इलाका उसका हो चुका है। कोई राजा किसी और मंदिर पे अगर कब्जा कर लिया तो वो इलाका उसका हो चुका है। यानी कि मंदिर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि आस्था ही वहीं से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो लोग बस गए, अपने पूजा पाठ के लिए एक मंदिर बना लिए, और मंदिर बना लिए तो उसी का देखते हुए भाई दूर दूर से लोग आकर के बसने लगे। अब जैसे ही आप ही एग्जाम्पल लगिए, आपके यहाँ ही कोनो बाबा सवेरे आप उठे, पता चला कोनो बाबा निकले हैं पेड़ खोद करके, है ना, कोई बाबा निकल गए, फलाने बाबा, उनका नाम दे दिया गया। पहले दिन 10 लोग आएंगे, टीका उका किए, कोई दिक्कत नहीं। 11वें 12वें दिन आपके गांव के प्रधान को पता चला, लो भैया लोग खुश हैं, लोगों की आस्था है, उनको वोट पाना है, वो क्या किए, वहां पर खुशी के मारे मंदिर बनवा दिए। लोग और उत्साह में, अरे भगवान जी का मंदिर बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक गांव पता चला, दूसरे गांव पता चला, तीसरे गांव पता चला, उसी में भाई किसी बीच में किसी किसका मन्नत भी पूरा हो गया, किस्मत में मन्नत उन्नत पूरा हो गया, लो भाई इनको मान्यता मिल गई। मन्नत जैसे ही हो गया, मान्यता मिल जानी है। मान्यता मिलने के बाद अब क्या हुआ कि अब सरेआम हर जगह से भाई लोग जुड़ गए, आस्था बन गया कि नहीं फलाने जगह जाने से ये काम अपना हो जाता है। तो दूर दूर से लोग आने लगे। अब भाई जब दूर दूर से लोग आएंगे किसी खेत में, तो इतने लोग आ रहे हैं, और जहां लोग आ गए वहां बिजनेस स्टार्ट। मैटर है यही है कि जहां लोग वहां बिजनेस होता है। तो अब उसी के चक्कर में लोग अपना अलग अलग बिजनेस फैला लिए, कोई माला, कोई फूल, कोई प्रसादी, कोई चुनरी, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई कुछ, कोई व्यवस्था के लिए, कोई कुछ, कोई आराम के लिए कुछ लगवा दिया, कोई पानी सर्व कर रहा है, कोई नींबू पानी, कोई फल, तमाम तरीके का बिजनेस सेटल डाउन हो गया। तो यही चीज स्टार्टिंग से भी है, मंदिर बसा, बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, आस्था है भाई तो आएंगे ही। ठीक है, आस्था में लोग आने लगे, और जहां लोग आएंगे वहां ट्रेड, जहां लोग आएंगे वहां बिजनेस है। तो मंदिर एक सेंटर बन जाता है पूरे के पूरे ट्रेड का। बात समझिएगा, जो पूरा चीज लिखा हुआ है, बस इसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको तो फटाफट से क्लियर कर लेंगे। तो मंदिर पूरा सिस्टम बन गया ट्रेड का, और ट्रेड का इतना तगड़ा सिस्टम बन गया, तो किसी राजा को कोई सा एरिया कब्जा करना होता था, बस उसके यहाँ जा करके उसका मंदिर कब्जा करना है, जा करके जैसे ही मंदिर अपने अंदर, एरिया अपने अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये कुछ कहानी थी राजा और मंदिर का, जो कि बहुत ही मस्त रोल प्ले करता है। आइए फटाफट से यहाँ पर कुछ चीजें हैं, पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। 5000 BC में सेटलमेंट स्टार्टेड हुआ था, कहां पर, ये साउदर्न मेसोपोटामिया की बात हो रही है। ठीक है, जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है वहां पर 5000 BC में जो है सेटलमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। आपको तो पता ही है, लगातार लोग आकर के बसने लगे थे, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी लोग बसेंगे। ठीक है, तो सिटी यहाँ पर भी डेवलप होने लगी। जहां जहां टेम्पल्स बने वहां पर बहुत ही तगड़ा तरीके से लोग आकर के बसने लगे, क्योंकि आप जानते ही हैं, वही जो आपको कहानी बताए हैं, लोग आएंगे ही जहां पर आस्था होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो मंदिर हैं वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन गए, ट्रेड का एक जबरदस्त सेंटर बन गए। क्यों सेंटर बन गए, क्योंकि वहां पर 100 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं, 10,000 लोग आ रहे हैं, लाख लोग आ रहे हैं, तो जहां पर लोग आएंगे वहां पर बिजनेस है। ठीक है, तो मंदिर धीरे धीरे किस में सेटल डाउन हो गया, एक तरीके से सेंटर ऑफ ट्रेड में, मस्त ट्रेड का सेंटर बन गया। अब अगर हम थोड़ा सा मंदिरों के बारे में बात करें, शहर तो देखो बस गया, तो जैसे यहाँ पर ये मंदिर है, किनारे किनारे सब शहर और बस गया है। ठीक है, तो अब क्या है, टेम्पल का क्या स्थिति था, एक मूर्ति हो दिया करती थी, जो कि किस मिट्टी की, मतलब जो पक्की मिट्टी नहीं थी, ठीक है, कच्ची मिट्टी की मूर्तियां बनी जाती थी। जो टेम्पल हुआ करता था वो कच्ची मिट्टी का बना करता था। कौन कौन से भगवान थे, चंद्र देवता जो है, एक इनाना गॉड है, वो हुआ करते थे, जिनको लव एंड वॉर का गॉड कहता था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। मंदिरों का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किस हिसाब से हुआ करता था, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, मंदिर धीरे धीरे समय के हिसाब से और बड़े होना स्टार्ट हो गए। मंदिर धीरे धीरे समय के हिसाब से बड़ा होना स्टार्ट हो गए। देखो, किंग और टेम्पल का बहुत ही सही जरिया है। यहाँ पर एक तरफ देख रहे हैं, ये कुछ प्रकार का मंदिर है। ठीक है, मंदिर है और मंदिर से ही ट्रेड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, 100 लोग आएंगे, बिजनेस वहीं पर है। ठीक है, क्या था, समय के हिसाब से धीरे धीरे बड़ा होते गया। यहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे, सेवरल रूम्स थे, दिख रहा है आपको। ठीक है, कोर्ट यार्ड्स ओपन, जो भी आंगन है, आंगन खुला हुआ होता था। ठीक है, जितना आंगन है खुला हुआ करता था। इसके आउटर वॉल्स जो है वो अंदर की ओर जाते थे हर एक रेगुलर इंटरवल पे। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारी दीवारें जो हैं एक तरीके से धीरे धीरे अंदर की ओर जा रही हैं। ये देखिए, ये दीवार इधर से अंदर की ओर, ये दीवार इधर से अंदर की ओर, सारी दीवारें
एक तरीके से एक थोड़ा सा अंदर आया, फिर आगे, थोड़ा सा अंदर, फिर थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा अंदर, ऐसे करके, मतलब कुल मिलाकर के ऐसे शेप में जो दीवारें हैं वो बाहर की धीरे धीरे अंदर जा रही हैं रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल मतलब धीरे धीरे समय में, जैसे कि ऐसे गई, फिर थोड़ी देर बाद अंदर हो गई, फिर थोड़ी देर बाद अंदर होगी, क्या है, रेगुलर इंटरवल पे अंदर जा रही हैं। जिस हिसाब से आप लोग मंदिर उंदिर का ढांचा देखते हैं। वर्शिप का मेन फोकस था, ठीक है भाई, पूजा आचरा जो है, आदमी वहां पर आस्था के लिए, पूजा करने के लिए ही जा रहे थे। वहां पर क्या क्या चढ़ाया जाता था, ग्रेन्स जितना भी हो गया, जो जो मनुष्य के पास है वही चढ़ाता था। तो मनुष्य के पास ग्रेन है, दही है, मछली है, ये सारी चीजें जो है लोगों के पास रहती थी, तो लोग उसको ला करके चढ़ा दिया करते थे, ठीक है। सारे लोगों का अपना अलग अलग तरीका था पूजा पाठ करने का। लोगों का भाई अपना अलग अलग तरीका है, कोई मछली चला रहा है, कोई अपना रक्त दान कर दिया कि जय हो माता दी, मेरा जो है ये स्वीकार करिए, कह के लोग चढ़ाते हैं। बहुत लोग बलि देने लगे, ऐसा ऐसा मैटर जो है देखने को हुआ करता था। भाई सबका अपना अपना तरीका है। तो अब देखो क्या हुआ, मंदिर एक ट्रेड के जरिए बन गया, सेंटर बन गया, वहां पर 100 लोग आए, 100 लोग आए तो बिजनेस। बिजनेस क्या हुआ, यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस अब बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा। बिजनेस आएंगे, 100 लोग आएंगे तो वहां पर दुकानें खुलेंगी, काम धंधा बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर टेम्पल्स में प्रोडक्शन जो है बढ़ने लगा। कैसा कैसा काम होने लगा, तेल पेरने का काम होने लगा, गेहूं दराने लगा, गेहूं दराने का मतलब पिसाना, ठीक है, ये सब होने लगा, कपड़ा वगैरह वीविंग होने लगी। ये सारी चीजें जो है समय अनुसार देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, टेम्पल्स के किनारे। जो मंदिरें हैं वो धीरे धीरे मस्त फर्स्ट क्लास की इंस्टीट्यूट बन गई। ऐसे इंस्टीट्यूट बन गई एकदम पूरा ट्रेड को खींच दी, जहां पर क्या है, दुकानदार अपना एम्प्लॉयमेंट पा गए, दूसरे को नौकरी पर रख रहे हैं, सर्विसेज हो रही हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स पाए जा रहे हैं। वहां पर जो है ग्रेन्स का, एनिमल्स का, मछलियों का आदान दान प्रदान किया जाने लगा। अब भाई जिसको जो चढ़ाना है वो तो लेगा ही ना। कुल मिलाकर के ये सारे सिस्टम की वजह से मैन्युफैक्चरिंग खतरनाक हो गई। मैन्युफैक्चरिंग एकदम जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। आप देख रहे हैं ना कि मंदिर कितना मस्त रोल निभा रहा है। और एक यहाँ पर सिंपल सी बात है कि राजा को किसी भी जगह कब्जा करना होता था, वो मंदिर पे कब्जा कर लेता था, एरिया पूरा कब्जा जाता था, क्योंकि मंदिर इतना तगड़ा सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था। समझ पा रहे हैं सेंटर ऑफ ट्रेड का मतलब? मंदिर की वजह से 100 लोग आएंगे और जहां 100 लोग आए वहां बिजनेस, ठीक है। क्या क्या तेल पिरा रहा है, गेहूं दरा रहा है, कपड़ा जो है कि ऊना जा रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं। टेम्पल्स किस प्रकार के, तो देखो ये तुम्हारी मूर्ति हो गई, ये टेम्पल का जो है एक तरीके का जो डिजाइन उजाइन है वो। क्या क्या किसी को देखो क्या क्या लोग आकर के चढ़ा रहे हैं। कोई गेहूं अपना ग्रेन लेते आया, कोई दही लेते आया, वहाँ पर तेल ओल पिरा रहा है, ठीक है, गेहूं दरा रहा है, मछली उछली हो गई, ठीक है। ये देखो अपना जो कपड़ा वपड़ा वाला काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी कहाँ होने लगी, टेम्पल्स के किनारे होने लगी, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें का व्यवस्था वहाँ पर टेम्पल के किनारे चालू होने लगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो टेम्पल की जब बात छिड़ी गई, हल्का सा साइड हो जाते हैं, अगर नोट आउट करना चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। टेम्पल्स की जब बात हो छिड़ी गई तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेम्पल्स बन कैसे रहे थे, इनके मैन्युफैक्चरिंग में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू मिल गया ना टेम्पल क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इनके मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, किसके, तो ऐसा टेम्पल वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं कि टेम्पल कैसे बन रहा है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये रहा पूरा बात टेम्पल का। टेम्पल बहुत ही खतरनाक तरीके का सोर्स बन गया था। साइड में हट रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी तक आप लोग देख लें कि ये थी कुछ जो है टेम्पल की कहानी, है ना। अब टेम्पल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि कैसे वहाँ काम हो रहा है, कैसे काम काज हो रहा है, कौन करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो कहानी इस तरीके का सा हुआ करता था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम आपको पहले कहानी फिर से एक कहानी और देखते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि हम आपको बताया ना कि जो राजा जिस मंदिर पे अटैक कर दिया वहां उसका कब्जा हो जाना था उस पूरे के पूरे क्षेत्र में। अब देखो आदमी 10 तरीके का सोच वाला है और जहां 10 लोग रहते हैं वहां कुछ ना कुछ विवाद होता ही है। अब जैसे खेती ही करना है तो सपोज करो वहां से नदी पानी आ रही है तो कोई नहीं पानी को गेड़ करके अपना पहले पानी भर लेता है। इसी की वजह से वहां झगड़ा हुआ करता था कि नहीं पहले तुम कैसे पानी चढ़ा लिए, पहले हम पानी चढ़ाएंगे, ऐसा वैसा होता है कि नहीं। गाँव में जाइए तो पानी की वजह से बहुत झगड़ा होता है कि पता चले नहर आती है पानी भरने के लिए तो कौन उधर ही रोक देंगे कि पहले मेरा खेत भर जाए फिर तुम्हारा भरेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे झगड़े होते हैं खेती में किसी भी बात को लेकर के। तो जहाँ भी झगड़े हुआ करते थे एक समुदाय से दूसरे समुदाय या फिर एक राजा से दूसरे राजा, तो होता क्या था कि दो तगड़े तगड़े लोग आपस में भिड़ गए। अब दोनों के बाद एक तो कन्फर्म है कोई ना कोई हारेगा, जो हारेगा वो नौकर बन जाता था,
वो क्या बन जाता था, नौकर बन जाता था, और जो जीता वो पूरे मंदिर पे राज करने लगता था और उसका एरिया सारा हो जाता था। यही लोग जो पकड़े जाते थे, यही लोग जो हार जाते थे, इन्हीं को बंदी बना करके कोई गार्ड का काम करवा देता था, कोई उन्हीं लोगों से काम करवाया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती थी। तो थोड़ा सा टेम्पल के मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग नजर डालते हैं। देखो, कन्फ्लिक्ट अराइजेस, कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, जहां 100 लोग रह रहे हैं, आदमी लग रहा है मनुष्य का प्रवृत्ति है झगड़ा करने का, ठीक है, तो झगड़ा तो करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर झगड़ा हो रहा है तो जो अपोनेंट जो हार जा रहा है उसको क्या बनाया जाता था, उसके जो सोल्जर्स हैं, जो हार गया उसके सिपाही सैनिक जो भी हैं, उनको क्या किया जाता था, उनको गार्ड बना दिया जाता था, नौकर बना दिया जाता था, ठीक है, एकदम नौकर वोकर बना करके काम हम करवाया जाता था। अब क्या है, मंदिर किसके अंडर आ रहा था, वो पूरे जो राजा महाराजा हैं उनके अंडर आया करता था। तो क्या किया जाता था कि जो वही लोग डिसाइड करते थे कि जो मंदिर से आने वाला इनकम है, जो मंदिर का रिकॉर्ड वगैरह है कि कौन क्या कर रहा है, मंदिर में क्या क्या चीज़ें आई, भाई सब लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये जितना सब लोग दही गुड़ मिठाई है कुल जितना चीज़ चढ़ाया जा रहा है, मछली आपका सब गेहूँ आटा पटा जितना भी सब चीज़ है ये सब चढ़ाया जा रहा है, उसका तो रिकॉर्ड रखा जाएगा ना। ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं इसका तो रिकॉर्ड तो लिखना आना पड़ेगा कि कौन किसके पास है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता था, वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का जो राजा ओजा है वो पूरा किया जाता था। देखो, जो राजा है वो क्या है, हाई स्टेटस पे है, हाई अथॉरिटी पे है, यानी कि राजा का ही हाई अथॉरिटी होता है। ये सब तो हम जानते हैं कि यार राजा है तो राजा ही है, उसी का सब सुनना है। तो ठीक है, जहाँ पर है राजा लोगों का भी यहाँ पर बात आने लगा। वॉर कैप्टिव्स, जो लोग बंदी बनाए जाते थे, जो झगड़ा होता था, जो वॉर वगैरह हुआ करता था, उसमें जो हार जाया जाता था उसको वॉर कैप्टिव्स बोलते, जो बंदी बनाए जाते थे। जो बंदी बनाए जाने वाले लोग हैं या फिर जो हार गए हैं लोग, उनको और कुछ लोकल पीपल्स को लेकर के ये लोग क्या करते थे, टेम्पल के लिए काम किया करते थे। यानी कि जो व्यक्ति हार गए, जिसकी टीम हार गई, वो क्या करेगी, मंदिर के लिए काम करेगी जा करके, ठीक है। और काम क्या होता था, एक मंदिर बनने में देखो 1500 आदमी लगते थे, रोज 10 घंटा काम करते थे, तो उनको 5 साल लग जाता था मंदिर बनाने में। हाँ, ये मंदिर देख लो, यहाँ पर जो आपका मंदिर है ये वाला दिख रहा है ना, और अच्छे से देखिए ये वाला, इसको बनाने में 1500 आदमी लगते थे, रोज 10-10 घंटा काम करते थे, तब जाके 5 साल में जो है मंदिर आपका बनता था। समझ रहे हैं, ये लोग कौन हुआ करता, तो या तो लोकल हैं, या तो जो झगड़ा लड़ाई में जो कुल ओपोनेंटवा जो होते हैं सब कैदी कुल जो अरेस्ट हुए हैं वही सब आकर के यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, है ना। वही लोग को अरेस्ट करा गया, उनको ही सर्वेंट और नौकर बना करके काम करवाया जा रहा है। तो कितना लगता था, रोज 1500 आदमी 10-10 घंटा काम करते थे, तो 5 साल में जाकर के मकान तैयार होता था, वो पूरा का पूरा बिल्डिंग तैयार होता था, बिल्डिंग क्या, मंदिर तैयार होता था, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। जो राजा रहता था वही प्रमुख है, तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, जो भी इनकम आ रहा है, जो भी वेल्थ आ रहा है, वो सब किसके हाथ हवाले रहता था, राजा के रहता था। अब ये थी ओवरऑल कहानी आपके मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया में क्या मंदिर वगैरह का क्या रोल रहा, राइटिंग वगैरह का क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें। अभी तक हम लोग प्रॉपर शहरीकरण पे नहीं आए हैं। आप मेसोपोटामिया को पढ़े हैं, सारी चीज़ें पढ़े, मेसोपोटामिया का जगह, एरिया, वातावरण, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, कौन सा समुदाय रहा, कौन सा सिविलाइजेशन रहा, सुमेरियन से लेकर के असीरियंस तक सारा चीज़ आप लोग देखे। राइटिंग कैसे इमर्ज हुई ये देखे, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखे, मेसोपोटामिया में लगभग सारे डायमेंशन देख चुके हैं हम लोग। अब जो मेन मुद्दा है आपका चैप्टर का नाम है ना, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। कहाँ की चीजें, मेसोपोटामिया की। कहाँ की राइटिंग और सिटी लाइफ, मेसोपोटामिया की राइटिंग और सिटी लाइफ। तो राइटिंग तो हम लोग देख चुके हैं और मेसोपोटामिया के बारे में सारे डायमेंशन से देख चुके हैं। अब आ जाते हैं सिटी लाइफ पे। 2 सिटीज जो है यहां पर मेन में आएंगी, एक आता है जिसका नाम है उर और एक आता है जिसका नाम है मारी, ठीक है। 2 शहर हैं, 2 प्रमुख शहर हैं, दोनों शहरों का व्यवस्था देखना है और यही चैप्टर में आपके नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाले में, ठीक है। एक तो राइटिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइटिंग का तो कोई बात ही नहीं है कि यूनिफॉर्म में है, तमाम तरीके चीज़ें टैबलेट पे लिखा जाता था, उसका तो चर्चा करने की जरूरत है नहीं। और दूसरी जो बात आ रही है वो है किस चीज़ की, सिटी लाइफ की, ठीक है। सिटी लाइफ में भाई शहरीकरण, शहरी जीवन देखा जाएगा। शहर कौन से हैं, तो जगह तो मेसोपोटामिया था, अब शहर कौन सा, एक शहर आ जाता है आपका उर और दूसरा शहर आ जाता है आपका मारी। तो ये सामने आपको जो शहर दिख रहा है ना, ये है उर। क्या है, उर। ये जो शहर आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रही हैं, वो उर शहर का है। आप थोड़ा सा उर शहर के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ की खासियत है, क्या क्या चीजें, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी। न्यूक्लियर फैमिली क्या,
अरे भैया माँ बाप अपने बच्चों के साथ एक जगह रह सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रमुख कौन होता था, पिताजी होते थे, जो अभी हम लोग का कंडीशन है भाई बाप बाप होता है, वही वाला हाल हर जगह है, उससे ज़्यादा नौटंकी नहीं चलेंगी, घर में उन्हीं की चलेगी, ठीक है। तो ये वाला हाल है। एक मैरिड सन जो है रहता था, वो क्या है अपने परिवार के साथ रह सकता था, ऐसा कोई बात नहीं है कि ब्याह हो गया तो खदेड़ दोगे, नहीं, अपने मम्मी पापा के साथ शादी करने के बाद आप वहाँ पर रह सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, हेड कौन रहेगा उस परिवार का, ऑब्वियस सी बात है पिताजी आपके हेड रहेंगे, ठीक है। आप तो कोशिश मत करना बहू बनने की, ठीक है, वो कोशिश भले बाद में करिएगा लेकिन अभी तो नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा शादी का बात कर ले वहाँ पर कि मैरिज वगैरह कैसे होती थी, तभी तो दर पीढ़ी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर शादी करने का सेम साधारण सा सिंपल, क्या भैया, डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस, पहले इच्छा हो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती काम नहीं करना, इच्छा होनी चाहिए दोनों की कि हाँ भैया वर वधू एक साथ हैं, शादी करना चाहते हैं तो कर लेंगे। उसके बाद पिताजी का कंसेंट होना चाहिए, पेरेंट्स, पिता माता जो भी गार्जियन है उनका कंसेंट होना चाहिए, पहले दोनों वर वधू राजी, फिर बाऊ माई राजी, ठीक है। उसके बाद काम हो सकता है, फिर क्या किया जाएगा, गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज किया जाएगा, सिंपल बात में कहो तो दहेज लिया जाएगा भाई, कोनो मांगेंगे सोफा, कोनो मांगेंगे गाड़ी, कोनो मांगेंगे हीरो होंडा। उस समय तो ये सब चीज़ था नहीं, तो क्या मांग सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, ये मांगेंगे कि हमको तुम 5 किलो मछली दे देना तो हम तुमको कन्या दे देंगे, तो वो कहेगा नहीं हम 5 किलो में नहीं मांगेंगे, हमको दही भी चाहिए उसके संगे, तो लो भैया दही भी ले लो। तो इस पर क्या है, ऑफर किया जा रहा है कि हमको तेल भी चाहिए, इधर उधर से सब पे ऑफर चीज़ें करी जा रही हैं, तभी ना शादी ब्याह होगा। इसके बाद क्या है, ऑफरिंग्स बाय बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों द्वारा ऑफर वगैरह किया जाएगा कि ये हम लेंगे वो हम लेंगे। उर जो है ये अर्लीस्ट सिटी है, उर क्या है, अर्लीस्ट सिटी है, सिटी का नाम उर है, उर उर उर, ठीक है, क्या है, उर, अर्लीस्ट सिटी है। नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स, अब देखो ध्यान से, सकरी सकरी गलियां हैं कि नहीं इसमें, ये देख लीजिए यहाँ पर, कहाँ पर दिखाएं आपको, सभी में देख लीजिए, हल्का 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 का देखिए, यही वाला इमेज देख लीजिए, उधर वाला जहाँ पर तोता उता उड़ रहा है, कैसा पहले तो अजीब अजीब टाइप का घर कोनो केहरो खोल दिए हैं सब, है कि नहीं, जो पहला वाला है वो कुछ अजीब टाइप का है कि नहीं, किधर भी मुंह खुला हुआ है, और नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट एकदम सकरी सकरी गलियां है कि नहीं, देखो एकदम पतली 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 गलियां हैं, है कि नहीं, एकदम पतली 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 गलियां हैं। यही बात हो रही है, इतनी पतली गाड़ी थी कि वहां पर जो चक्का वाला गाड़ी होता था वो नहीं जा सकता था, चक्का वाला गाड़ी तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था, इतनी पतली पतली गलियां हैं, जिसके वजह से गधों का इस्तेमाल होता था, गधों के पीठी पर अनाज वगैरह लाद के ले जाया जाता था, लकड़ी वगैरह जलाने का वो सब जो है, फायरवुड्स वगैरह गधों के पीठी पे लाद के ले जाया जाता था, ग्रेन्स और फायरवुड्स वगैरह। इर्रेगुलर शेप्स, देखो क्या तुमको देखी के नहीं पता चल रहा है, कोनो का शेप सही में है, कुल इर्रेगुलर, जिसका मन तिसका वैसा ही बना ले रहे हैं, समान के मन ने कुल अपना घर बना ले रहे हैं। प्लानिंग एकदम एब्सेंस है, प्लानिंग का कोई नतीजा नहीं दिख रहा, आप ही देखिए ये वाला जो सिस्टम है इसमें आप पूरा देखिए, इसमें कहीं प्लानिंग नजर आ रहा है, क्या है, जेहर मन तेहर को घर द्वार खोल दिए, जेहर मन तेहर को खिड़की खोल दिए, कोनो का बस चले तो छतवा पे खिड़की खोल ले, ठीक है। तो ये वाला हाल है। यहाँ की क्या थी, स्ट्रीट ड्रेन्स नहीं थी, यानी कि जो पानी के बहाने का सिस्टम होता है, नहीं कहीं कहीं देखते हो पानी लग जाता है बरसात उरसात के मौसम में, तो अब तो सिस्टम से बनाया जा रहा है तो सारी चीज़ें सही रहती हैं, ये सब का वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। क्ले पाइप्स, मट्टी की जो पाइप्स के द्वारा जो पानी छत पे से निकलता था ना उसको बाहर भेजा जाता था, निकासी के द्वारा मट्टी की पाइप बनाया जाती थी। रूफ्स जो है अंदर के तरफ, रूफ्स क्या है, अंदर के तरफ स्लोप्ड इन होती थी, ताकि जब बरसात वरसात का पानी जाता था तो वही पाइपों के जरिए अपना निकल जाता था, तो सारी की छतें अंदर की तरफ झुकी हुई होती थी। रेन वाटर क्या होता था, रेन वाटर चैनल्ड वाया ड्रेन पाइप्स, जो भी रेन वाटर आ रहा है, जो भी पानी का बारिश वारिश हो रहा है, एक तो पाइप रहता था वही मट्टिया वाला, मट्टी के पाइप से अपना जो है बाहर उसको निकाल दिया जाता था। तो कुछ इस प्रकार का वहाँ पर सिस्टम है। कुल मिलाकर के बात यह है कि देखिए कि पता चल जा रहा है कि प्लानिंग व्लानिंग नहीं है, जिसका जैसे मन रहना वैसे स्टार्ट कर दिया, जिसका जैसे मन रहना वैसे स्टार्ट कर दिया, कोई किधर कोई किधर। पीपल स्वेप्ट ऑल हाउसेज होल्ड्स ऑन स्ट्रीट लेवल, जो भी अपना झाड़न उड़न हुआ करता था कुल झाड़ बटोर के कुल बाहर निकाल दिए। अब वो सब ऊंचा हुआ करता था तो इसके वजह से जब बारिश हुआ करती थी तो पूरा जो मट्टी है सब बह के घर के अंदर चला जाता था, ये हाल हुआ करता था वहाँ का, ठीक है। जो सड़क का लेवल है वो ऊंचा हो गया, इसके बाद जो है मड फ्लोड इनटू द हाउसेज इन रेन्स, बारिश के समय में मड वड जो अभी अपना अंदर जाएगा ही। ये कहानी कहाँ की है, उर सिटी की चल रही है। विंडोज तो हुआ नहीं करती थी, विंडोज तो हुआ है नहीं करती थी। क्या होता था, दरवाजा हुआ करता था जहाँ से रोशनी उसनी जाती थी, विंडो विंडो कुछ नहीं हुआ करता था, बंद कमरा है, दरवाजा है, वहीं से रोशनी उसनी जो है जाया करती थी। अब क्या है, यहाँ पर जो है बहुत सारा अंधविश्वास भी पाया गया।
अंधविश्वास कैसे आज के समय में भी हम लोग के यहाँ चलता है कि दक्षिण की तरफ किचन मत बनाना, नहीं तो सहेगा नहीं। कोनो कहते हैं पूर्व की तरफ घर मत खोल, दुआरी मत खोलना, ऐसे हर जगह चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें उस जमाने में वहाँ पर भी ये देखी गई थी। वहाँ का क्या था, वहाँ का सबसे पहला चीज़ था कि जो है कि जो दरवाज़ा है सामने का, जो दरवाज़ा है सामने का, दो घरों का सामने का दरवाज़ा कभी से एक सामने नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये एक घर, ये घर का दरवाज़ा, ये दूसरे घर का दरवाज़ा, एक सामने नहीं रहना चाहिए। ऐसे ऐसे अगर कि कोनो है खिड़की में से कोनो दाके और यहाँ से दाके तो दोनों एक दूसरे को देख ना ले, ऐसे एकदम सामने सामने अगर रहेगा ना तो उसको मनहूसियत माना जाता था। क्या मनहूसियत था? सबसे पहले तो कि जो वहाँ पर चीज़ें थी कि वाइफ जो मिलेगी वो तनहा मिलेगी, टोनहा मिलेगी। टोनहा मतलब बहुत एकदम ज़िंदगी आपका जंड कर देगी, इस हिसाब से एक बात था। दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पर अगर सेम डायरेक्शन में दरवाज़ा नहीं खुले तो बड़ा लकी माना जाता था कि नहीं, सेम दरवाज़ा डायरेक्शन में कभी नहीं खुलेगा। तो इसलिए देख लीजिए कहीं भी आपको सेम डायरेक्शन में दरवाज़ा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अंधविश्वास वाली चीज़ें सुपरस्टिशन उस समय भी मानी जाती थी। वहाँ पर भी ग्रेवयार्ड वगैरह, कब्रिस्तान वगैरह पाया गया था। डेड बॉडीज जो है लोगों की मरी हुई थी वो भी पाई गई थी। सब कब्र में जो है कि गाड़ गाड़ करके रखा जाता था। जो रॉयल फैमिलीज थे उनके साथ ज्वेलरी को भी जो है दफनाया गया था, गोल्ड वेसल्स को भी जो है, सोना चांदी को, जितने भी उनका बर्तन बढ़वा है सब, उस चीज़ को भी दफनाया जाता था। और तो और आपके जो भी उनका गहना गुड़िया है उसको भी दफनाया जाता था। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ की? उर की। उर का कंडीशन बहुत ही सिंपल सा, न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं, हेड जो है वो पिता है, ठीक है। घर का कंडीशन बात किया जाए तो जो गलियाँ वलियाँ वो चीज़ सकरी उकरी टाइप की है, वहाँ कुछ पहुँच नहीं पाता है, बैलगाड़ी वोलगाड़ी, गदहा के उस पर रख के जो है तुम्हारा अनाज वगैरह और फायरवुड्स वगैरह पहुँचता था, ठीक है। सिस्टमेटिक प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं था इस शहर में, जिसका जिस हिसाब से मन किया उस हिसाब से खोला। जो स्लोप है वो घर के अंदर की तरफ रहता था, शहर रोड से जो सड़क है वो घर से ऊंचा रहता था। बरसात के समय में सारा मट्टी बह करके अंदर चला जाता था, खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, गेट से रोशनी जाया करती थी, ठीक है। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास भी उस समय जो है कि पॉइंट आउट किया गया है। ये सारी चीज़ें कहाँ के बारे में है? उर के बारे में है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो साइड हट रहे हैं, इसको भी एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कहानी हो गया आपके सिटी उर के बारे में। किसके बारे में? उर के बारे में। अब एक लास्ट सिटी बसता है मारी, जिसको फटाफट से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उर का ये सारा सिस्टम उर से क्लियर हो गया, तो इसको नोट करिए फटाफट से, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने जो है दूसरे सिटी मारी की तरफ। चलिए, उर सिटी का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे शहर में घुसते हैं जिसका नाम है मारी, ठीक है। मारी का क्या कंडीशन है कि ये यूफ्रेट्स नदी के किनारे भैया बसने लगता है। 2000 की बात है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि एक नया कैपिटल जो है फल रहा था, फूल रहा था, धीरे धीरे उभर रहा था। कहाँ पर? यूफ्रेट्स नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर जो चरवाहे आया करते थे वो अपना एक्सचेंज वगैरह किया करते थे। किस चीज़ का एक्सचेंज करते थे? भाई चरवाहे हैं तो अपना भाई दूध, मीट, लेदर वगैरह का, ठीक है, ये सारी चीज़ों का, अपना जो है चीज़ का, ये सब का क्या करते थे? अपने में एक्सचेंज किया करते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है नोमैडिक कम्युनिटी, जो वेस्टर्न डेजर्ट की नोमैडिक कम्युनिटी थी, वो आकर के, नोमैडिक कम्युनिटी वही होती है भाई घूमने घामने वाली सब थी, वो आकर के यहाँ पर इंटर हुए। अब इंटर होने के बाद उन्हीं में कौन कौन थे? जो कि चरवाहे थे, कुछ लेबर थे, कुछ सोल्जर थे, अपना आए, ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन जगह देख करके रुक गए। और कोई कोई रुका और कोई कोई उनमें से जिनको जिनको पावर मिल गया, पावर मिलने के बाद वो अपना क्या किए? रूल इस्टेब्लिश कर लिए। हर जगह यही होता है, जैसे कि अंग्रेज आए थे तो बिजनेस करने ना भारत में, लेकिन देख करके माहौल क्या किए? रूल करने लगे। वो तो बाद में उनको खदेड़ा जाने लगा, नहीं तो फिर वो तो एकदम कहानी खत्म कर दिए होते हैं कि नहीं। तो सेम प्रकार से हर जगह आदमी बिजनेस के लिए ही दूसरे इधर उधर कूदता है और वहां पर जाकर के अपना जो है राज करने लगता है। तो जो वहां का राजा था वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ, ये जितने लोग आ रहे थे वो सब पे नजर रखने लगा, नहीं तो भैया इनकी भी सत्ता कोई मार लेता, ठीक है। अब क्या हुआ? यूफ्रेट जो है ना एक ट्रेड का सेंटर बनने लगा था। क्यों? क्योंकि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, ठीक है, नदी है, ओवर वाटर जो है कि नाव वगैरह सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। तो वो भाई ऑब्वियसली बात, यहाँ आने के लिए एक नदी है, तो ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पर एक मस्त जो है कि सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था। तो जितने भी नाव आती थी टर्की, सीरिया से, जितने भी नाव वगैरह आ रहे हैं सामान वामान लेकर के बिजनेस करने के लिए, सबसे जो है क्या किया जाता था? टैक्स लिया जाता था और सबका जांच पड़ताल किया जाता था, सब पे नजर रखा जाता था, ठीक है। यहाँ की एक और कारण है कि जहाँ ये आपकी मारी है ना, इसका जो है कि मिलिट्री वगैरह उतना स्ट्रांग वगैरह नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी डरे हुए थे, इसका राजा डरा हुआ था और यही लोग पूरा एकदम जांच पड़ताल सबका कंटिन्यू किया हुआ था। तो ये कुछ कहानी है आपके मारी के बारे में, ठीक है।
मारी की सिंपल सा अपना यूफ्रेट्स के किनारे भैया बसा हुआ है, फूल रहा है, फल रहा है। इसी यहाँ जो सेंटर ऑफ ट्रेड बना तो बहुत सारे अपना नाव आया करते थे, इस पे राजा जो है ध्यान रखा था। नोमैडिक कम्युनिटी जो वेस्टर्न डेजर्ट की वो अपना आई और यहाँ पर राज करने लगे। अब थोड़ा सा देख लो कि जो मेसोपोटामिया में ये सारी चीज़ें तो देख लिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं कि यहाँ से काफ़ी चीज़ें निकली हैं, काफ़ी चीज़ें जो एकदम ध्यान में रखने वाली है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात आ जाती है टाइम रिकॉर्डिंग की। सबसे पहली चीज आ जाती है टाइम रिकॉर्डिंग की। जो भी आप समय इस समय देखते हैं कि 12 घंटा है एक दिन में, सॉरी 12 घंटा कह रहे हैं, 24 घंटा है एक दिन में, ठीक है, 12 महीना है एक साल में, है ना, एक दिन में जो है कि 24 घंटा है, एक हफ्ते का 7 दिन का जो है एक हफ्ता होता है। ये सारी चीजें जो टाइम की हैं, जो समय की हैं, ये सब उसी समय से आ रही हैं। गणित को उन्होंने किया। गणित का कैसे पता चला? वहां पर जो है गणित की टैबलेट्स मिली हैं, जो कि आपका देखते हैं ना, डिवीजन, स्क्वायर रूट, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर रूट लिखाया है, सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, ये सारी चीजें 12 महीने में डिवाइड होगा, समय ये होगा, इतने हफ्ता होता है, ये सारी चीजें जो भी आप समय का देखते हैं कि 12 महीने का जो है पूरा एक साल होता है, किसका देख करके? मून का रेवोल्यूशन देख करके वो लोग डिसाइड किए। ये सारी चीजें मेन एक महीने में 4 हफ्ता होता है, 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, ये सारी चीजें वो लोग ऑब्जर्व कर करके ये सब कहां से निकली हैं? ऑल दीज फ्रॉम मेसोपोटामिया। देखो मेसोपोटामिया का इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस है हम लोगों के लाइफ में, क्योंकि ये सारी मेन चीजें कहां से आई हैं? मेसोपोटामिया से आई हैं। इसके बाद सोलर इक्लिप्स, जो भी चंद्र ग्रहण वगैरह, ये सारा चीजें, सूर्य ग्रहण वगैरह जो है, ये सब लोग ये लोग नोट करते थे, सारी चीजों को ऑब्जर्व करके रखे थे, और ये सब कुछ कहां से आया है? मेसोपोटामिया से आया है। ये सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, टाइम वगैरह की तमाम चीजें हमारे पास, आपके पास किस वजह से आई हैं? खाली और खाली राइटिंग की वजह से आई है। ये सब मेसोपोटामिया से किस लिए आया है? खाली राइटिंग की वजह से आया है। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हमें समझाते हुए कि राइटिंग का महत्व कितना ज़्यादा है। तो बस साइड में हटते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये रहा था पूरी कहानी आपकी इस राइटिंग और सिटी लाइफ के चैप्टर के बारे में। उम्मीद है सारा चीज़ें आपका डाउट क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार। और नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ में ही जो जितनी भी सीरीज़ हैं, इसके अलावा दूसरा चैनल जो पांडे क्लासेस परीक्षा है, उस पर जीके की प्रिपरेशन के लिए ज़रूर चेकआउट करिएगा उसको। और हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। और काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं इसके रिगार्डिंग आगे का सिलेबस आपका ख़त्म करते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।